हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस दूंगा और हर एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की वीडियो की तरह यहाँ पर भी मैं स्टार्टिंग में आपसे अपील करूंगा कि भाई ये जो एक्सरसाइजेज की वीडियोस हैं इन्हें एक तो आप डाउनलोड ही मत करो। ठीक है, डाउनलोड मत करो। आपने ये डाउनलोड कर ली इसीलिए आप इसको देख रहे हो। क्यों? देखो, जब आप चीज़ को डाउनलोड कर लोगे तो आपके सॉल्यूशन देखने की टेम्पटेशन बढ़ेगी। तो पहली बार तो इनको डाउनलोड मत ही करो। जब आप 2 या 3 बार एक्सरसाइज के उन क्वेश्चंस को ट्राई कर चुके हो जो आपसे नहीं निकल रहे, उसके बाद उस एक्सरसाइज की वीडियो को डाउनलोड करो जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आई। फिर आधी तो आपको डाउनलोड करनी ही नहीं पड़ेंगी। ठीक है। और सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखो जहां पर प्रॉब्लम आई है या जहां पर आपको डाउट है कि आपका सॉल्यूशन बिना वजह लेंदी हो गया है। ठीक है। बिना वजह इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, from an aeroplane just over a river, the angle of depression of two banks of the river are found to be 60 and 30 डिग्री। तो है क्या? मान लो ये एक नदी है और ये इसके दो किनारे हैं। तो हो क्या रहा है, देखो, ये एक किनारा है, देखो यहाँ पर भी पेड़ हैं, ये भी नदी का एक किनारा है, यहाँ पर भी पेड़ हैं, ऐसे दो किनारे हैं। तो हो क्या रहा है, इनके बीच में कोई हवाई जहाज है ऐसे, और उस हवाई जहाज से ऐसे इन नदी के दो किनारों का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया है या इन किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया है। तो इसको मैं सामने से आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे मान लो ये ऐसे, ये है नदी, ये नदी के दो किनारे हैं ए और बी। ठीक है। मतलब कि मैं ऐसे सामने से आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर वो एरोप्लेन है। तो इस एरोप्लेन से एक किनारे का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो तो है भाई 60 डिग्री, और दूसरे का है 30 डिग्री। ठीक है। अब बस अगर आप इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दोगे यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करके, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। एक तो ट्रायंगल नंबर 1 और एक ट्रायंगल नंबर 2। दो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और ट्रिग्नोमेट्री में बस यही राइट एंगल ट्रायंगल का गेम खेलना है अब हमने। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है? एग्जामिनर ने बताया है कि भाई इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर इज 400 मीटर, नदी की जो ब्रेड्थ है वो 400 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है ये 400 मीटर है। ठीक है। तो हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं पता। ये जो साइड है ये भी दो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का सम है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में? हम अज्यूम करते हैं, मैंने आपको बताया है। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, इस वाली ट्रायंगल के अंदर। तो देखो, यहाँ पर 60 डिग्री के सामने जो भी है उसको मैं क्या अज्यूम करूंगा, मैंने आपको बताया है। उसको हम एच भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप √3h अज्यूम करो, ताकि यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर ये जो 30 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली जो साइड है वो एच हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ताकि हमें फ्रैक्शन में डील ना करना पड़े। देन अब आप दूसरी ट्रायंगल में आ जाओ। ये ट्रायंगल नंबर 1 का काम तो हो गया। ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर आओ यहाँ पर। तो अब देखो, 30 डिग्री के सामने √3h है, तो ये वाला एंगल कितना होगा इस ट्रायंगल में? ये एक 90 का है, एक 30 का है, तो ये वाला 60 का होगा। तो फिर 60 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी होगी? तो 60 के सामने वाली तो √3 गुना होती है। 30 के सामने जो भी है उसकी √3 गुना होती है। तो √3h इंटू √3, तो वो हो गई भाई 3h। तो ये वाली साइड हो गई 3h। तो अब देखो, एग्जामिनर ने जो चीज़ आपको बताई है वो है 400 मीटर, लेकिन h के टर्म्स में वो चीज़ है 3h प्लस h, यानी कि 4h। तो 4h इज इक्वल टू 400, h इज इक्वल टू 100। ठीक है। लेकिन हमने निकालना क्या है? हमें निकालना है भाई हाइट ऑफ द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की जो हाइट है वो हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट की थी वो बताओ जरा। तो वो हमने रिप्रेजेंट कर रखी है √3h से। ये जो पूरी हाइट है। ठीक है। तो हमें √3h की वैल्यू निकालनी है। तो √3h क्या होगा भाई? √3 की वैल्यू बता रखी है एग्जामिनर ने 1.732। तो उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी 173.2। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है। देयर आर टू टेम्पल्स, वन ऑन ईच बैंक ऑफ ए रिवर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि जैसे ये एक नदी है, ठीक है भाई, इसके यहाँ पर एक टेम्पल है, ऐसे ही इस नदी के यहाँ पर एक टेम्पल है, दोनों अलग अलग बैंक पे हैं। क्लियर है? तो वन टेम्पल इज 54 मीटर हाई। तो मैं क्या करूँगा, मैं सामने से आपको नदी दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये नदी की जो चौड़ाई है ऐसे, तो मैं ये वाला पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ कि ये नदी की चौड़ाई है भाई। एक टेम्पल यहाँ पर है, ऐसे ऊंचा होएगा मान लो। ये एक टेम्पल यहाँ पर है और एक दूसरा टेम्पल, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये नदी के एक तरफ एक ये टेम्पल हो गया जिसकी हाइट है 54 मीटर।
फ्रॉम टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर टेम्पल, तो दूसरे टेम्पल का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यानी कि दूसरे वाला टेम्पल इससे थोड़ा सा छोटा है, तो हम इस टेम्पल को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, दूसरे टेम्पल को छोटा। तो जो टेम्पल 54 मीटर ऊंचा है उसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर टेम्पल, तो दूसरे टेम्पल के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री ये, और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक तो ए बी सी और ए डी ई। ठीक है भाई, ए बी सी ए डी ई। दी हाइट ऑफ द सेकेंड टेम्पल इज, तो दूसरे टेम्पल की हाइट बतानी है, तो हमारे सामने ये जो पूरी साइड है ये गिवन है, ये 54 है, तो इसी ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं फिर, इसी ट्रायंगल से। तो ये देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड गिवन है ये कौन से एंगल के सामने, ये 60 डिग्री के सामने है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, जिसके अंदर ये 3 एंगल्स हैं। तो अगर ये वाला 60 है तो ये वाला 30 हो गया, तो 60 के सामने 54 है, तो 30 के सामने क्या होगी, इसकी √3 से डिवाइड करनी पड़ेगी, छोटी होती है, तो 54 डिवाइडेड बाई √3 यानी कि 18√3। ये काम आप मेंटली कर सकते हो। अब अगर ये जो बी सी है 30 के सामने है, ये 18√3 है, तो ये जो डी ई है ये भी 18√3 होगी, तो भाई ये भी 18√3 है। ये लो, अब आप छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, तो एक बार इसको भूल जाओ। छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर ये 3 एंगल्स हैं, एक तो ये 30 डिग्री का है, एक ये 90 डिग्री का है, और एक ये क्या होएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये 30 का है। तो अब देखो यहाँ पर 60 के सामने 18√3 है, 60 के सामने वाली साइड की लेंथ, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, √3 से डिवाइड कर दो भाई 60 के सामने वाली को, तो ये हो जाएगी भाई 18, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पूरी 54 है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो ये नीचे वाली कितनी हो जाएगी, 54 में से 18 घटा दो यानी कि 36। तो अगर ये 36 है ये वाली, इसके एग्जैक्टली सामने वाली ये जो दूसरे टेम्पल की हाइट है ई सी, वो भी 36 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 200 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व। तो देखो कोई हिल है, यहाँ से इस बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई हिल है कि इस हिल से दूसरे टावर के एंगल ऑफ टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन किस चीज़ का, उसके टॉप और बॉटम का, यानी कि उसका जो टॉप और बॉटम है वो दोनों इस हिल के टॉप से नीचे हैं। क्लियर है, क्योंकि उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता लग जाता है कि ये जो हिल है ये ऊंची है। तो चलो भाई, इसके जो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो बताया गया है यहाँ पर 30, और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बताया गया है यहाँ पर 60। तो एक बार इनका नाम रख लेते हैं, ए बी सी। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, और दूसरी है ए डी ई, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर है, तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी साइड, अगर हमें कोई साइड गिवन है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए डी ई, इसकी एक साइड गिवन है कि ये 200 है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 60 के एंगल के सामने, 60 डिग्री के एंगल के सामने 200 है, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल होएगा। ठीक है, ये 3 एंगल हैं इस ट्रायंगल के अंदर जो मैंने ब्लैक मार्क कर दिए। ठीक है, तो वो 30 है, तो 30 के सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई √3 से डिवाइड करेंगे 200/√3, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो डी ई की लेंथ है, अब इस बड़ी ट्रायंगल को एक बार भूल जाओ, कि ये जो जिगजैग मैंने लाइन ड्रॉ की है, एग्जैक्टली इतनी ही लेंथ इस चीज़ की होगी, इस लाइन की होगी बी सी की। तो यहाँ से हमें छोटी ट्रायंगल की साइड पता लग गई। हमेशा ऐसे ही होता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, एक ट्रायंगल से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं दूसरे में पुट करते हैं 99% टाइम्स। ठीक है, तो अब छोटी वाली ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जब आप आ गए हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 एंगल हैं, 90 का, 30 का, और ये क्या होएगा, ये 60 का। तो 60 के सामने कितनी साइड है, 60 के सामने 200/√3, तो यहाँ पर 30 के सामने, यानी कि ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई 60 के सामने जो भी है उसको √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगी 200/3। ठीक है, तो ये देखो ये जो पूरी है ये पूरी 200 है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये 200 का तीसरा हिस्सा है, मतलब 200 का 1/3। तो 200 को 2 जगह पर बांट रखा है,
एक तो 200 का 1/3 और दूसरा क्या होगा 200 का 2/3। तो यहाँ पर क्या होगा 200 इंटू 2/3, ये वाली जो, अब घटा के देख लो 200 में से 200/3। तो इसकी जितनी लेंथ होगी इसकी एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ यहाँ पर ये जो अपना क्या बताया हुआ है, एक हिल से एक हमने ऑब्जर्व किया है एक टावर, उतनी ही इस टावर की हाइट हो जाएगी। तो टावर की हाइट क्या होगी, टावर की हाइट होगी जी 400/3। तो 400/3 किसी भी चीज़ को ऐसे डिवाइड करना होता है तो मैं कैसे करता हूँ, मन ही मन में मैं 400 को ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ। तो जब मैंने 300 को डिवाइड किया 3 से 100 और 100 को डिवाइड किया तो हमें पता है 33.33, तो 133.33। अगर यहीं पर आपको 800 को डिवाइड करना होता, ठीक है 800 को डिवाइड करना होता, तो मतलब मेंटली मैं इसको ऐसे ही ब्रेक करता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं डायरेक्टली ऐसे बोल देता 266.66। तो आप भी ऐसे ब्रेक करके कर लिया करो 800 को कि भाई 600 300 से डिवाइड होता है तो हमें पता है 200 देगा। और एक बात हमें पता है कि भाई 100 जब 33.33 देता है तो 600 के अलावा जो 200 बचा है वो क्या देगा, वो 66.66 देगा। 100 का डबल है ना 200, क्लियर है। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड। तो ठीक है, हमारे पास एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट जो है वो 120 है और इसके ऑपोजिट साइड्स पर दो शिप हैं और उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि एक 30 डिग्री पर है एक 60 डिग्री पर शिप। ठीक है, ये 30 डिग्री पर मैंने मान लिया, दोनों ऑपोजिट साइड पर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो एक बार जल्दी से इनका नाम रख लेते हैं भाई, ए बी सी डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे कि भाई देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, एक तो हो गई ए बी सी और एक हो गई ए डी सी। दो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2। तो आप देखोगे कि दोनों ट्रायंगल की साइड गिवन है, ये जो साइड है ए सी ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आती है, दोनों ट्रायंगल के अंदर आती है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें देखना क्या है, हमें देखना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। तो हमें ये देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है और इस साइड की लेंथ कितनी है, यही देखना है। एक शिप यहाँ पर है एक शिप यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है। तो देखो अभी देख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर 60 के सामने क्या है, 60 के सामने 120 वाली साइड है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल होएगा, तो 30 के सामने क्या होगी, 120 को √3 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा जी 40√3। ये अब तक आपको डिवाइड करना आ गया होगा। तो ये वाली साइड जो है वो 40√3 होगी और यहाँ पर 30 के सामने 120 है इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पर 60 के सामने क्या होएगा, इस वाले ट्रायंगल में 60 के सामने √3 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा 120√3। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 120√3 प्लस 40√3, यानी कि आंसर इज 160√3। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, मतलब √3 के टर्म्स में नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 = 1.732 इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो 160 इंटू 1.732, तो आपको कुछ खास पता होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो इस जीरो से इसको यहाँ पर कर दोगे, बस 16 का टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं अप्लाई कर देता हूँ। 16 दूनी 32, 16 × 48 और 3 51, 5 हासिल, 16 7 112, 112 और 5 117, 11, 16 एकम 16, 16 और 11 27 और 2 के बाद पॉइंट, तो 277.12। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये जो इस तरह के पॉइंट्स वाले आते हैं उनसे ड्रा मत करो, जहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि √3 √2 √5 इनकी वैल्यूज याद रखो। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। A and B are standing on the same side of a wall and observe that the angle of elevation of the top of the wall are 45 डिग्री and 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर एक दीवार है, इसके सेम साइड पर A और B खड़े हैं। तो A जहाँ पर खड़ा है रिस्पेक्टिवली उसने बताया है, A जहाँ पर खड़ा है वहाँ से 45 डिग्री का एंगल है, B जहाँ पर खड़ा है वहाँ से 60 डिग्री का एंगल है। तो सीधी सी बात है, देखो आप दीवार के जितने पास खड़े होगे उतना ही ऊपर आपको मुंडी उठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल पास होएगा दीवार के उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बड़ा होएगा, यानी कि बी दीवार के पास खड़ा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। और ए जो है वो दीवार से दूर खड़ा है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। तो ठीक है भाई, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, ए बी सी डी, एक तो ए सी डी और एक बी सी डी। आगे देखते हैं, इफ़ दी हाइट ऑफ द वॉल इज़ 50 मीटर, तो 50 मीटर दीवार की हाइट बता दी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछेगा, बस ऐसे ही करता है वो। तो देखो हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं,
ACD और BCD, और दोनों की साइड यहाँ पर, दोनों का राइट एंगल यहाँ पर है और दोनों के अंदर ये वाली साइड कॉमन है, तो दोनों की एक साइड हमें पता है, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। तो एक की ये वाली साइड पता करेंगे और फिर ये पूरी साइड पता करेंगे दूसरी की, और हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस ही बताना है ये। ठीक है, तो इजी काम है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छोटी ट्रायंगल के अंदर मैं लग जाता हूँ। तो ये बताओ मुझे, ये छोटी ट्रायंगल में यानी कि BCD के अंदर 60 के सामने क्या है, 50 है। तो ये वाला एंगल कितना होएगा, 30। तो 30 के सामने क्या होएगा, 50/√3। और ये जो सॉल्यूशन है मैं स्लो ही दूंगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपने कंसेप्ट लेक्चर देख लिया है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यानी कि स्लो सॉल्यूशन की ज़रूरत है। अगर चीज़ आती है, मैं फास्ट सॉल्यूशन दूंगा तो इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट को चीज़ आती है। अगर भाई उसे कंसेप्ट लेक्चर में अच्छे समझ में आई है तो फिर उसको ये देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब देखो, तो BC की लेंथ 50√3 होगी। अब मैं बड़ी ट्रायंगल के अंदर जा रहा हूँ, ACD के अंदर। ACD ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे कि भाई यहाँ पर ये 45 है, तो 45 के सामने 50 है, तो ये पूरा एंगल भी 45 होएगा। तो 45 के सामने यहाँ पर 50 होएगा, तो ये पूरी साइड ये 50 हो जाएगी। तो हमने निकालना है ये, तो ये कितना होएगा, ये हो जाएगा जी 50 - 50/√3। ठीक है, तो बस इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा भाई, ऊपर से अगर मैं 50 कॉमन ले लूँ, 1 - 1/√3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √3 - 1/√3, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो देखो, आप कहीं पर भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो आप इसकी वैल्यू अब पुट कर दो, √3 की जो वैल्यू है, या तो अब पुट कर दो या फिर यहाँ पर पुट कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पर भी पुट कर देते, इसको सोल्व कर लेते। ठीक है, मैं एक बार अभी पुट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, तो अगर √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे तो 1.73 - 1, ये क्या हो जाएगा, 0.73 और नीचे क्या है, नीचे है 1.73, तो ये क्या हो गया 73 और 73/173। तो बस इसको सोल्व करना है हमने, तो अभी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, ऊपर एक 0 आ गई। ठीक है, 5 × 15, 5 × 35 और 1 36 /173। तो भाई ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, मैं 173 को, इसको मैं मान रहा हूँ 170। ये हालांकि काफ़ी बड़ी अप्रोक्सीमेशन होएगी, लेकिन मेरे जो ऑप्शन हैं वो थोड़े दूर दूर हैं। 17 है, 14 है, 21 है। मैं किसी चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ, वो 17 बार जाएगी, 14 बार जाएगी, 21 बार जाएगी। 17 बार वाले को अप्रोक्सीमेट किया तो हो सकता है ना 16 बार चली जाए, 18 बार चली जाए, और मैं ये भी देखूंगा कि उसका असर क्या होएगा। ठीक है, तो देखो, एक्चुअल में डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में डिवीजन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि 173 इसके अंदर कितनी बार आया, 173 इसके अंदर कितनी बार आया, एक बार आया, 2 बार आया, 25 बार आया, 26 बार आया। तो अगर मैं 173 की जगह 170 देखूंगा तो एक हिसाब से 170 ज़्यादा बार आएगा, 170 ज़्यादा बार आएगा ना भाई। 173 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, विजुलाइज करवा दूँ मैं आपको। मान लो ये पूरा नंबर है 3650, तो डिवीजन का मतलब है कि इसके अंदर 173 कितनी बार आया, तो 170 इसके अंदर ज़्यादा बार आएगा, वो थोड़ा सा छोटा है, ऐसे जल्दी जल्दी आ जाएगा। क्लियर है, तो जब आप डिनोमिनेटर को छोटा करते हो तो ओवरऑल फ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, बड़ा आंसर आ जाएगा। 173 से डिवाइड कर रहे हो तो जो भी अब हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, मैंने 170 मान लिया, 0 से 0 काट दी, 17 दूनी 34, 2 बच गया, 17 एकम 17, फिर उसके बाद 8/17। तो ये आंसर ये थोड़ा सा बड़ा आया होगा, हमारा आंसर 21 से थोड़ा सा छोटा है। तो 21 से ये नहीं है कि भी 17 हो जाएगा या 14 हो जाएगा, 21 8/17, 8/17 ये लगभग 21.5 हो गया, तो 21.5 से छोटा है, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो एक तो ऐसे आप एस्टिमेट इसको कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर भाई पूरा पूरा करो, 173 से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, 173 से इसको डिवाइड करेंगे कन्वेंशनल वे से, और वैसे भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 173 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है। डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो पता है तो देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। देखो, मैं सिर्फ देखता हूँ ये वाले 2 डिजिट, तो 17 दूनी 34, तो मुझे पता है दूसरे पे जाएगा, तो ये हो गया 346। तो यहाँ पर बच गया भाई 15 में 6 गए 9, 1 9 0। तो अब देखो, अब ये 1 पर चला जाएगा, 173 बन जा, तो अब मैं श्योर हूँ 21 पॉइंट समथिंग होएगा, एंड टिक कर दो।
तो जब हम एग्जैक्टली डिवाइड भी कर रहे होते हैं ना अपने एग्जाम के अंदर, तो भी हम पूरा डिवाइड नहीं कर रहे होते जब तक दूसरा ऑप्शन ऐसे ना मिल जाए 21.20, और फिर तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए बैलून लीव्स फ्रॉम ए पॉइंट पी राइजेज एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक बैलून है, गुब्बारा, ये यहाँ से उठेगा, बैलून ऊपर चला जाएगा, फिर और ऊपर चला जाएगा, फिर और ऊपर चला जाएगा, ऐसे गुब्बारा जो होते हैं हॉट एयर बैलून। आफ्टर 6 मिनट्स एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 450√3 फ्रॉम पॉइंट पी। तो देखो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से एक बैलून उठ रहा है, तो इस पॉइंट पी से 450√3 इतनी दूर एक ऑब्जर्वर है। आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट तक जो बैलून है वो कहीं ना कहीं पर चढ़ गया होगा, कुछ ऊपर चला गया होगा, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है। ठीक है, अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का ये 60 है 6 मिनट में। मतलब ये जो दूरी बैलून ने तय की है ये 6 मिनट के अंदर उसने तय की है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं ए बी, अब देखते हैं भाई पूछा क्या है आगे। वट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द बैलून। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि बैलून कितने मीटर गया, क्योंकि कितने सेकंड में गया वो हमें पता है, 6 मिनट में गया, कितने सेकंड है वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो अगर ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये वाला 30 है, तो 30 के सामने क्या है भाई 450√3, 60 के सामने क्या होगा, एक बार फिर से √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 × 3। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 450 × 3। ये वाली साइड क्या है, तो ये है हमारा डिस्टेंस जो बैलून ने 6 मिनट में कवर किया है, इतने मीटर। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ भाई सेकंड से, 6 मिनट में किया लेकिन मैं सेकंड से कर रहा हूँ क्योंकि हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो बस अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है भाई, तो देखो 15 चौके 60, 15 तिये 45, 0, 2 दूनी 4, 2 15, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया, ये आ गया भाई अपना 15/4, यानी कि 4 तिये 12, 3.75 मीटर पर सेकंड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो एक फ्लाइंग ड्रोन है, ड्रोन मतलब ये उड़ते हुए हेलीकॉप्टर होते हैं ना, छोटे छोटे रिमोट से जो उड़ाते हैं, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसी पॉइंट से वो है जी 60 डिग्री। मान लो यहाँ पर ड्रोन है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 5 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉप्स टू 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कि यहाँ से दूर चला गया होगा ड्रोन, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इस साइड पास आ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ द ड्रोन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट हाइट, कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर चला गया ड्रोन, कांस्टेंट हाइट पर, ना ही नीचे आया है, ऑफ 100√3 मीटर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्रोन इज। तो सिंपल है, पहले ये पॉइंट ए पर था, अब क्या हुआ 5 सेकंड तक इसने फ्लाई किया और अब ये पॉइंट बी पर चला गया उतनी हाइट पर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है जी 30 डिग्री। ठीक है, और ये एग्जैक्टली उतनी ही हाइट पर उड़ रहा है। कितनी हाइट पर उड़ रहा है ये एग्जामिनर ने बताया है, हाइट है इसकी 1000√3 मीटर्स। ठीक है, तो ए डी और बी सी ये दोनों सेम है, इसको मैंने नाम दे दिया ई। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने बताना कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, यानी कि हमने डीसी बताना है। अब देखो आपके सामने 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो है भाई ए डी ई और एक है ई सी बी, और दोनों की एक एक साइड हमें पता है। ठीक है, तो बड़ी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और छोटी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर हमने यही तो बताना है कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ड्रोन ने, यही बड़े वाले की इस साइड में से छोटे वाले की साइड घटा देंगे। तो किसी भी एक ट्रायंगल से स्टार्ट कर लो। चलिए मैं छोटी वाली से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर यानी कि ए ई डी से 60 डिग्री के सामने है 1000√3, तो यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1000। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बड़ी ट्रायंगल के अंदर। बड़ी ट्रायंगल के अंदर अब यहाँ पर इनको भूल जाओ एक बार, ये देखो बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। 30 के सामने 1000√3 है, तो 60 के सामने ये पूरी साइड क्या होगी भाई, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 के सामने हो जाएगी 1000√3 × √3 यानी कि 1000 × 3 यानी कि 3000। क्लियर है?
तो फिर हमने यही तो बताना है कि ये वाली साइड कितनी है। तो 3000 माइनस 1000 यानी कि 2000 मीटर का डिस्टेंस ड्रोन ने कवर किया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। और अगर एग्जामिनर ये भी पूछ लेता कि भाई जो ड्रोन है उसकी स्पीड कितनी है, तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि ड्रोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ड्रोन ने डिस्टेंस कवर किया है 2000 मीटर का, कितने टाइम में उसने किया है, 5 सेकंड में, उसने ये बता रखा है 5 सेकंड में। तो आप बता सकते हो कि भाई 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, वो आपसे स्पीड भी पूछ सकता है, ठीक है। When the sun's angle of depression changes from 30 degree to 60 degree, the length of the shadow of a tower decreases by 70 मीटर। तो देखो यहाँ पर टावर है, जैसे मेरे को डायरेक्टली ये ऐसे दिख जाना चाहिए आपको, फिगर ये है, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चंस की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ क्योंकि भाई एज ए डाउट देखने आए हो, ठीक है। तो ये टावर है और ये जो चीज़ मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, इन चीज़ों को मैं मेंटली भी सोल्व कर सकता हूँ, और जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, वो मैं इस वे से नहीं बताता कि भाई मैं ही कर सकता हूँ, मैं कोई सुप्रीम बंदा हूँ, नहीं। जो भी मैं कर सकता हूँ वो सारे आप इजीली कर लोगे, कोई खास बड़ी बड़ी बातें नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क से बच नहीं सकते अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक टावर है, इस साइड इसकी शैडो होएगी, ठीक है। मान लो ये काली काली इसकी छाया है, तो इस साइड अपना सूरज है, ठीक है, ये काली काली इसकी छाया है। तो स्टार्टिंग में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था सूरज का, वो क्या था, वो 30 डिग्री था, ऐसे 30 डिग्री था यहाँ पर सूरज। उसके बाद क्या हुआ, सूरज थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसकी छाया जो वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो इसकी छाया सिर्फ इतनी रह जाएगी। फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री हो गया, तो उसकी जो शेडो है वो सिर्फ इतनी रह जाएगी। क्लियर है। तो अभी एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने ये पूछा है कि अगर उसकी शैडो 70 मीटर घट गई, यानी कि पहले उसकी शैडो इतनी थी, अब सिर्फ इतनी रह गई, यानी कि अगर उसकी शैडो 70 मीटर घट गई है, पहले से छोटी हो गई है, तो उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो देखो हमारे सामने यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, और दोनों में से एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ए बी सी, एक हो गई ए बी डी, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं गिवन। अगर मान लो कोई साइड गिवन होती है तो हम बोल देते हैं 60 के सामने ये, 30 के सामने ये, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं एच वगैरह की फॉर्म में। तो चलिए भाई यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो 60 के सामने मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि √3h अज्यूम करो, ठीक है, ताकि ये अगर 30 डिग्री है, इसके सामने आपको h अज्यूम करना मिले, फ्रैक्शन में ना जाना पड़े। तो 60 के सामने √3h हमने मान लिया कि टावर की हाइट √3h है, तो 30 के सामने h हो जाएगा। तो ये छोटी ट्रायंगल की कहानी है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी की। अब बड़ी ट्रायंगल की कहानी देखते हैं, यानी कि ए बी डी की। तो चलिए भाई बड़ी ट्रायंगल में चलते हैं। अब बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर इसको मैं हटा दूं, तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री के सामने √3h है, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि ये क्या हो जाएगी, √3h इंटू √3, तो यानी कि 3h। तो ये पूरी साइड 3h है, 3h में से h यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर 2h होएगा, 3h माइनस h 2h। तो 2h की वैल्यू 70 है, h की वैल्यू 35 है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला है, हमने निकालनी है हाइट ऑफ टावर यानी कि √3h। तो √3h की वैल्यू क्या होगी, 35 इंटू √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.732 भी बोल सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने ले ली 1.73, अब इसको कैलकुलेट करना हमने बस, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मतलब इसको मैं कैंसिल आउट नहीं करता हूँ, जस्ट सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, और एक आधी चीज़ें जो मैं करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में मैं दो काम करता हूँ, या तो कभी कभी मतलब उस वक्त मेरे दिमाग में क्या है उस हिसाब से करता हूँ। 35 क्या है, 35 है 5 इंटू 7। एक तो इस चीज़ को भूल जाओ कि 2 के बाद पॉइंट है, मैं पहले इसको सीधा सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 ये 21, मतलब 35 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, एक बार 5 से करना, एक बार 7 से करना, और ये काफ़ी फास्ट किया जा सकता है। 7 ये 21, 7 7 49 और 2 51, 7 और 5 12, फिर 5 से करता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 6 और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया 60.55, तो आंसर आ गया ऑप्शन 4, क्लियर है। तो एक तो ये वे हो गया कि इस चीज़ को मैं ब्रेक करके कर लेता हूँ, या फिर कभी कभी क्या करता हूँ जानबूझ के कि ये 173 है, इसको 1.73 है, इसको 1.72 मैं मान लेता हूँ,
और फिर उस केस में क्या होता है, मैंने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो एक और 0 प्रोड्यूस हो जाएगी, 5 के साथ 2 मिल जाएगा तो 0 प्रोड्यूस हो जाती है। तो 172 क्या होता है, ये होता है भाई 2 8 16 और 2 6 12, 86 इंटू 2। ठीक है, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो एक 0 बन गई। फिर सिर्फ 7 इंटू 86 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 7 8 56, 560 और 42, तो ये क्या हो गया 602 और उसके बाद एक 0। क्लियर है? 560 और 42 तो 602 और उसके बाद एक 0 हो गई, और अब हमने 2 के बाद लगाना है, तो ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन की थी, तो अब आ गया 60.20, तो फिर भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ए लैडर इंक्लाइंड टू वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो हमारे पास ये एक दीवार है और यहाँ पर एक लैडर इंक्लाइंड है, एक सीढ़ी ऐसे यहाँ पर लगा रखी है, ऐसे ये सीढ़ी है, और इस सीढ़ी का जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो कितना है, वो है जी 60 डिग्री। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज। तो अगर जो लैडर का फुट है वो दीवार से 10 मीटर दूर है, यानी कि ये जो दूरी है 10 मीटर है, तो देन द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लैडर की जो लेंथ है वो क्या है, वो है ए बी। लैडर यहाँ पर लगी हुई है ना, तो हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। तो काफ़ी सिंपल है, देखो यहाँ पर 30 डिग्री है और ये आप डाउट क्यों देख रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, 30 डिग्री के सामने अगर 10 है तो लैडर की जो लेंथ है वो 90 डिग्री के सामने है। तो 90 के सामने क्या होता है आपको पता ही है, 90 के सामने होता है डबल 30 के सामने वाले का, तो 90 के सामने हो जाएगा 10 का डबल यानी कि 20 मीटर। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 96 मीटर हाई हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स ऑन द सेम साइड ऑफ हिल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमारे सामने एक हिल है, एक पहाड़ी है, उसके सेम साइड पर 2 कार हैं, जैसे ये और ये आप मान लो। एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 है, एक का 30 है, तो दूर वाले का छोटा होता है, आपको फील भी हो रहा होगा, कई बार मैं बता भी चुका हूँ। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया जी 60। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स, तो देखो भाई हमने ये बताना है। तो देखो हमारे सामने जो हैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी, और यहाँ पर उसने हाइट ऑफ हील बता रखी है आपको, हाइट ऑफ हील कितनी है 96, ये। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल की एक साइड हमें पता है, तो बस हम निकाल सकते हैं। हमने बताना क्या है, हमने ये बताना है कि कार्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक ये कार है एक ये कार है, तो हम बड़ी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड पता करेंगे, छोटी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड पता करेंगे और घटा देंगे, ये हमें पता लग जाएगा। तो चलो भाई, तो छोटी वाली ट्रायंगल में चलते हैं, यानी कि ए बी सी के अंदर। तो ए बी सी के अंदर 60 डिग्री के सामने 96 है, तो यहाँ पर है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने क्या होएगा, √3 से डिवाइड करो। तो √3 से डिवाइड करोगे, मैंने क्या बोला, इसको 3 से डिवाइड करो, √3 चिपका दो, तो हो जाएगा भाई 3 3 9 3 दूनी 6 32 √3। अब आप आ जाओ बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर, ए बी डी के अंदर। तो ट्रायंगल ए बी डी देखो जरा, ए बी डी ये बड़ी वाली ट्रायंगल है। तो इस ए बी डी के अंदर हमें पता है 30 डिग्री के सामने 96 है और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल होएगा, तो 60 डिग्री के सामने वाली लाइन यानी कि पूरी लाइन, ये इसकी लेंथ क्या होगी, 30 के सामने जो भी है उसकी √3 यानी कि 96 का √3 टाइम्स। तो 96 √3 माइनस 32 √3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 64 √3, यानी कि दिस इज 64 √3, और हमसे इसी का आंसर पूछा है, तो अपना आंसर 64 √3 हो जाता अगर ये √3 के टर्म्स में देता। अब उसने क्या किया, उसने भाई ऐसे दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, √3 इज इक्वल टू 1.73 का यूज़ करोगे, तो 64 इंटू 1.73। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, मैं इसको 8 इंटू 8 ब्रेक करूँगा मनी मन, बस 2 बार 8 से गुणा कर देंगे, दिक्कत ही क्या है, एक बारी 60 से एक बारी 60 से, तो 8 3 24 8 7 56 8 8 और 5 13, और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे इन द एंड, एक और 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 बार 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 8 चौके 32 8 8 64 7 8 3 24 30 3 और 8 3 11, तो 110.72 यानी कि आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये जो बेसिक मल्टीप्लीकेशन है ये फास्ट होनी चाहिए। देखो जो मल्टीप्लीकेशन की सारी चीज़ें जो मैं दिमाग में कर रहा हूँ, हासिल बन गई 3 जोड़ दिए, वो सारी चीज़ें बोलने की नहीं होती, ना ही मैं बोल रहा हूँ, वो दिमाग अपने आप करके आपको आंसर देता रहता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। और मेरी तो ये थोड़ी सी स्लो है बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ। दी शेडो
ऑफ ए लाइट हाउस व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री इज 15 मीटर। तो देखो ये हमारे सामने एक लाइट हाउस है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर अपना सन है, ठीक है। तो जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये यहाँ पर ऐसे ये 60 डिग्री है, तो लाइट हाउस की जो शैडो है, यहाँ पर मैं काली काली बना रहा हूँ, ये होएगी, ठीक है। यहाँ पर सन है तो यहाँ पर इसकी छाया पड़ेगी, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब सन जो है वो थोड़ा सा नीचे चला गया, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है वो 45 रह गया सन का। अब की बार जो इसकी शैडो बनेगी वो थोड़ी सी लंबी बनेगी पहले से, जो इसकी शैडो है ऐसे, ठीक है। तो इसकी शैडो यहाँ तक बन जाएगी अब की बार। क्लियर है? तो ये मामला है। तो अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताते हैं। देखो ये 45 है, ये 60 है, और उसने क्या क्या बताया है कि भाई द शेडो ऑफ ए लाइट हाउस व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री, जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तब उसकी जो शेडो है इज 15 मीटर स्मॉलर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री। जब सूरज का एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब उसकी जो छाया है वो छोटी है, 45 डिग्री के कंपैरिजन में छोटी है। कितनी छोटी है? 15 मीटर। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है, ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इनका नामकरण कर दूं भाई ABCD। क्लियर है? तो चलो भाई, अब हमने बतानी है कि हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी है, यानी कि ये वाली लेंथ हमने बतानी है। तो देखो अब हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो हो गई BCD और एक हो गई ACD, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी साइड की लेंथ गिवन नहीं है। तो कोई नहीं, अज्यूम करके चलते हैं फिर। तो चलो भाई फिर, तो देखो अभी 60 डिग्री के सामने जो साइड है उसकी लेंथ मैंने मान ली √3h, और हमने जो चीज़ निकालनी है वो यही है √3h। तो अगर 60 के सामने √3h है तो ये 30 डिग्री के सामने जो साइड होएगी उसकी लेंथ हो जाएगी h, ठीक है। अब बिकॉज आपने ये वाली साइड की लेंथ मान ली है तो बड़ी ट्रायंगल को भी एक चीज़ मिल गई। बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये जो 45 डिग्री है इसके सामने वाली साइड मिल गई √3h, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। तो 45 के सामने ये जो बड़ी साइड है बड़ी ट्रायंगल के अंदर, इसकी लेंथ भी यही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √3h। ये हो गई जी √3h। तो अब आपको कंपेयर करने को चीज़ मिल गई ना, रियल वैल्यू की, रियल लाइफ चीज़ से। क्या कि ये वाली साइड h है, ये वाली साइड √3 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? ये वाली साइड होगी √3h माइनस h इज इक्वल टू 15। और यहाँ पर मुझे देखते ही पता लग रहा है कि 7.5 इंटू √3+1। आप समझ रहे हो? और यहाँ पर देखते ही नहीं, मैं इसको भी नहीं लिखता, अब मैं डायरेक्टली लिख सकता था इस सिचुएशन को देखकर कि h इज इक्वल टू 7.5 इंटू √3+1। तो इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा हाई लेवल के फॉर्मूले याद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा। देखो √3h माइनस h, तो मुझे पता है h कॉमन आएगा, ब्रैकेट में √3-1 आएगा, और ये किसके बराबर होएगा? 15 के। तो मुझे पता है √3-1 वहाँ पर जाएगा, और अब मुझे पता है कि जब इसकी वो रैशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर जाकर इसका साइन बदलेगा माइनस से प्लस, और नीचे जो चीज़ रह जाती है वो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि नीचे रह जाती है 2। तो 15/2 को मैंने 7.5 लिखा, या फिर 15/2 रहने दो, वो हमारी अपनी खुद की मर्जी है, ठीक है। तो h की वैल्यू ये आ गई 15/2 इंटू √3+1। लेकिन हमने एक्चुअल में क्या निकालना है? हमने निकालना है भाई √3h। तो √3h यानी कि भाई दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो दोनों तरफ मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो चीज़ हमने निकालनी है 15/2 इंटू 3 + √3, इस √3 से अंदर करूंगा तो ये आ जाएगा। अब बस आपने करना क्या है? अब बस हमने भाई √3 की वैल्यू पुट करनी है। √3 की वैल्यू इस 1.732, ठीक है। तो 1.73 पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए √3 की जगह मैंने पुट कर दिया 1.73, तो 3 + 1.73 4.73। क्लियर है? तो चलिए अब मैं इसको 15 से गुणा कर रहा हूँ, बाद में आधा कर देंगे, या फिर पहले आधा कर दो बाद में 15 से गुणा कर देना, अपनी मर्जी है। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 छिक्के 12, तो 2.36 रखो, 2.36, ठीक है। 2 पॉइंट तक रखो, एनफ है, जब तक बिल्कुल ही क्लोज ना हो ऑप्शन। अब मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 छिक्के 90, 9, 15 तिये 45, 4, 15 दूनी 30 और 5 35, तो 35.40।
तो ये रहा अपना ऑप्शन 35.5 अपने पास ही है। क्लियर है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आते हैं, तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि 35.5 कैलकुलेट करना है, नहीं। अगर दूसरा 35.4 है, 35.3 है, तो मैं मानूंगा खतरनाक कैलकुलेटिव है। अब जब ये दूसरे नंबर 41 हैं, 26 हैं, 20 हैं, तो हमने तो सिर्फ ये पता करना है कि आंसर अगर गारंटीड 30 की लाइन में है तो आंसर ऑप्शन 4 हो गया बस। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ी मोटी अप्रोक्सीमेशंस करते रहा करो। अगर और हाँ, अप्रोक्सीमेशन जब आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए उस चीज़ का असर क्या पड़ रहा है। ठीक है। जब ऑप्शन इतने दूर दूर हैं, हम छोटी छोटी कर रहे हैं, तो इतना भी देखने की जरूरत नहीं होती क्या असर पड़ रहा है। क्लियर है। मतलब कि हाँ, थोड़ी सी खुद की कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है अप्रोक्सीमेशन करने में कि ये करनी ठीक होएगी कि नहीं। बाकी साथ के साथ मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। If the angles of the elevation of the first, second and third floors of a building from a point on the ground are 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively, find the ratio of the height of first and third story of the building। तो चलो भाई देखो, है क्या, हमारे सामने एक बिल्डिंग है। मान लो, समझाने के लिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, सॉरी, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। ठीक है। तो है क्या, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। समझ में आएगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे होता है फ्लोर्स। और ये क्या है, ये फर्स्ट स्टोरी है, पहली स्टोरी, पहला माला, पहली मंजिल। ये सेकंड स्टोरी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, दूसरा माला, ये थर्ड स्टोरी है। क्लियर है मेरे भाई। क्योंकि ये सबसे पहले कमरे यहाँ पर बने, फिर कमरे यहाँ पर, फिर कमरे यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है रहने के लिए। क्लियर है। और फ्लोर कौन सा होता है, फ्लोर नीचे वाला ग्राउंड होता है, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड। तो ये कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एग्जामिनर ने ये बताया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर का 30 डिग्री है किसी पॉइंट से, तो ये 30 डिग्री है भाई। ठीक है। सेकंड फ्लोर का जो है वो 45 है, तो ये जो है ये 45 है। ठीक है। और जो थर्ड फ्लोर का है वो 60 है, तो ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री है। हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने बना दिया। अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड स्टोरी। तो फर्स्ट जो स्टोरी है वो ये है, थर्ड जो स्टोरी है वो ये है। तो सिंपली हमें ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, इनकी हाइट का रेशियो निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, 30, 45, 60 तीनों जाने माने अपने जाने पहचाने एंगल्स हैं। तो एक बार मैं इनको नाम रख देता हूँ, फिर देखना कितने इजीली इस काम को करते हैं। और ऐसे केस में देखो, हमें कोई भी साइड गिवन नहीं है, सिर्फ रेशियो निकालना है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं सबसे छोटी ट्रायंगल से स्टार्ट कर देता हूँ अपना काम। ठीक है। तो देखो, सबसे छोटी ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें तो हमें पता ही है कौन सा एंगल कितना है। अब देखो भाई ध्यान से देखो, 30 डिग्री के सामने मैं हमेशा यहाँ पर क्या अज्यूम करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ एच। ठीक है। तो 30 के सामने मैंने अज्यूम कर लिया ये एच। फिर यहाँ पर कौन सा, सबसे छोटी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी, अच्छा ये भी डी रख दिया, इसको ई रख लेते हैं। सबसे छोटी ट्रायंगल सी डी ई की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो सी डी ई के अंदर अगर 30 के सामने एच है तो 60 के सामने ये हो जाएगा √3h। ठीक है। और अब ये ई डी मिल गया, ये अगर आपने ई डी को अज्यूम कर लिया इसको, तो अब देखो तीनों ट्रायंगल्स के अंदर ये ई डी जो है ये कॉमन साइड है, तो बस इसी के सहारे सब कुछ निकलता रहेगा। अब छोटी वाली ट्रायंगल को एक बार भूल जाओ, बेशक से इसको भूल जाओ। ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू पता लग गई। ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है बस, तो चलो भाई निकालते हैं। अब इससे बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, तो बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है ये 45 का है। इस वाली ट्रायंगल में आ जाओ, तो ये वाला पूरा एंगल भी 45 का होगा। तो यहाँ पर देखो 45 के सामने यहाँ पर √3h है, तो इस 45 के सामने जो साइड होएगी, मतलब कि ये पूरी बड़े वाली, ये भी एग्जैक्टली उतनी होएगी, 45 के सामने बराबर होएगी, तो ये पूरी √3h होगी। क्लियर है। तो हम यहाँ से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं इस पूरी में से घटा के, लेकिन हमने इसकी निकालनी ही नहीं है। ठीक है। तो छोड़ो इसको, अब और आगे बढ़ते हैं, इसको भूल जाओ। अब सबसे बड़ी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। सबसे बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। सबसे बड़ी ट्रायंगल यानी कि ADE के अंदर आ जाओ। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है √3h।
तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी, मतलब √3 से गुना कर दो 30 वाली को, 30 के सामने √3h है तो इसको √3 से गुना करोगे तो 3h, तो ये आ जाएगी 3h। हाँ, हमें ये वाली साइड जरूर चाहिए, मतलब ये वाली मंजिल की लेंथ जरूर चाहिए, तो इस 3h में से ये √3h घटा दो, मतलब इस पूरे में से छोटे वाला घटा दो, ऊपर वाली आ जाएगी। तो देख लो, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें से h कॉमन ले लो, ये हो जाएगी 3 - √3 × h। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, हमें बतानी थी पहली और तीसरी स्टोरी का रेशियो। तो पहली स्टोरी है यहाँ पर, पहली स्टोरी की जो हाइट है वो है यहाँ पर h, और तीसरी स्टोरी की हाइट है ये, तो फर्स्ट अपॉन थर्ड ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 3 - √3 × h, यानी कि 1:3√3। ये मत करना, पहले फर्स्ट का पूछा है, 1:3 - √3, तो 1:3 - √3 यानी कि आंसर इज सी। या फिर इसी को एग्जामिनर अगर मान लो इसी को वो करता, वो रेशनलाइज कर लेता, तो ये ऊपर जाकर इनके बीच का साइन बदल जाता और नीचे क्या आ जाता है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 6। तो वो ऐसे करके भी पूछ सकता था, 3 + √3/6 ऐसे करके। या फिर इसको थोड़ा सा और भी डेविएट कर सकता था, अगर ऊपर वो √3 कॉमन ले लेता है, √3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 + 1, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बच जाएगा जी 3 2 √3, ऐसे करके भी रेशियो पूछ सकता था। क्लियर है? तो चलिए, ए नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस एट ए स्पीड ऑफ 4 × समथिंग मीटर/सेकेंड, मतलब कि एक लाइट हाउस है और एक नेवी कैप्टन वहाँ से दूर जा रहा है, मतलब कोई बोट वगैरह लेके दूर जा रहा है, तो उसकी स्पीड बता दी है। ठीक है, कुछ भी बताई हो, बेशक से ये रूट वगैरह के टर्म्स में हो, बस उसने स्पीड बता दी है। ठीक है, ही ऑब्जर्व्स दैट इट टेक्स हिम 1 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से दूर जा रहा है, गोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री था, मान लो वो यहाँ पर था, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री था, उसके बाद उसको 60 डिग्री से 45 डिग्री करने में 1 मिनट लगा। इसका मतलब क्या है कि अभी जो कैप्टन है वो यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद वो दूर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, तो जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था भाई 45 डिग्री। ठीक है, तो उसको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आने में 1 मिनट लग गया, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में उसको 1 मिनट लग गया। ये उसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे 1 मिनट लगा। क्लियर है भाई? तो इनका नाम दे देते हैं। तो देखो, एग्जामिनर ने ये बता रखा है कि उस बंदे को टाइम कितना लगा और उस बंदे की स्पीड कितनी है, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो कुल मिला के हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा जो उसने 1 मिनट में ट्रेवल किया है ये। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो भाई टाइम है उसका 1 मिनट और स्पीड है मीटर/सेकंड में, तो टाइम को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया यानी कि 60 सेकंड, और उसकी स्पीड है 4 × 3 - √3, तो डिस्टेंस आ गया आपका 6 चौके 24, तो 240 3√3। ठीक है, 240 × 3√3 नहीं 3 - √3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 240 × 3 - √3। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक। उसके बाद अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, अब एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट क्या है, तो चलिए वो बताते हैं जरा। देखो, हमारे सामने 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो है भाई राइट एंगल ट्रायंगल ACD और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है BCD। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में से किसी की भी साइड बताई नहीं है कि भाई किसी भी ट्रायंगल की किसी साइड की मेजरमेंट दी हो, वो नहीं दी है। ठीक है, तो बस वही छोटी ट्रायंगल से स्टार्ट कर लेते हैं अज्यूम करके। तो छोटी ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री के सामने वाली साइड को मैंने मान लिया √3h, तो यहाँ पर ये जो एंगल है 30 डिग्री होएगा, इसके सामने वाली साइड को हमें मानना पड़ेगा h। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता लग गई। अब देखो, अब हम बड़ी ट्रायंगल की तरफ आ जाते हैं। बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 45 है, तो इसको एक बार रब कर दें तो ये वाला एंगल भी 45 होएगा। तो 45 के सामने अगर √3h है तो यहाँ पर 45 के सामने ये जो पूरी बड़ी साइड है ये भी √3h हो जाएगी। तो बस हमें और क्या चाहिए लाइफ में, देखो हमें ये पता है √3h है पूरी साइड, उसमें से छोटी वाली h है, तो बस ये वाली पता लग जाएगी √3h - h। तो चलिए √3h - h, देखो अगर आप इसे दिमाग में करोगे तो एक बार मैं आपको कैलकुलेशन बोल के दिखाऊंगा।
अगर मैं इन दोनों में से h कॉमन लूँगा √3h माइनस एच, तो मेरे को मिलेगा √3 माइनस 1। तो अगर मैं √3 माइनस 1 को राइट साइड भेज दूंगा तो ऊपर आएगा 240 इंटू √3, मतलब 240 3 माइनस √3, उसमें से √3 कॉमन लूँगा तो √3 माइनस 1, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, 240 इंटू √3 आंसर होएगा। लेकिन वो वैल्यू होएगी h की, हमें निकालनी है √3h की। तो 240 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 240 इंटू 3 इज इक्वल टू 720। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फिर भी इतना टाइम लग रहा है, मतलब समझ रहे हो, फिर इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज देखो इसके बाद हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, और ये काम आप डायरेक्टली एग्जाम में नहीं करोगे। और ये एक छोटा से काम का एग्जाम्पल है। जो भी छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं उनको अभी माइंड में करो, फिर आपको पता लगेगा एग्जाम में कौन सी माइंड में करूँ, कौन सी पेन से करूँ। ठीक है, पेन की डेफिनेटली हेल्प लेनी है, तो कहाँ पर लेनी है कहाँ पर नहीं लेनी। ठीक है मेरे भाई, तो इस टाइप की कैलकुलेशन में तो आराम से शांति से करोगे तो एटलीस्ट कम लिखोगे एग्जाम में, कि भाई गलती ना हो जाए। इसलिए अगर लिखना भी चाहोगे तो कम लिखोगे। तो चलिए अब मैं लिख के बताता हूँ। √3h माइनस एच इज इक्वल टू, इसमें से ये घटाया तो आया 240 इंटू 3 माइनस √3। तो अब इस 3 माइनस √3 में से √3 कॉमन ले लो, ये साफ साफ दिख रहा है, √3 माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पर जब आप h कॉमन ले लोगे तो ये क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाए, तो हमें h की वैल्यू मिल गई। तो h की वैल्यू ये है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए √3h की वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो √3h की वैल्यू हो जाएगी 240 इंटू 3 दैट इज 720, मीन्स द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल यानी कि कोई भाई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर एक स्टेच्यू है। तो मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं भाई, और इसके ऊपर एक स्टैच्यू है ऐसे, ठीक है। तो ये स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, तो ये जो स्टैच्यू है ये 1.6 मीटर लंबा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। इज ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। किसी पॉइंट से इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। तो देखो इस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 है, और इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का, यहाँ तक ये मान लो पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है, ठीक है। यानी कि ये वाला 45 है, ये पूरा वाला एंगल 60 है। तो हमारे सामने फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन चुकी हैं, ए बी और सी, एक तो ये हो गई, और ए बी डी एक ये बड़े वाली हो गई। फाइंड दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की हाइट बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला एंगल 45 का है, तो इसके सामने वाली साइड को मैंने मान लिया जी h, ये पेडेस्टल की जो हाइट है उसको मैंने मान लिया h, इसको। तो ये वाला एंगल भी 45 का होगा, तो इसके सामने वाली साइड ये भी h हो जाएगी, तो ये वाली h हो गई भाई, ठीक है। तो ये तो हम बात कर रहे थे छोटी ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी सी की। अब हम बात कर रहे हैं बड़ी ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी डी की, ए बी डी। तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, बड़ी ट्रायंगल के एंगल्स देखते हैं। तो देखो बड़ी ट्रायंगल के अंदर एंगल है 60 डिग्री का, तो ये वाला हो जाएगा जी 30 डिग्री का। तो 30 के सामने h है, तो 60 के सामने क्या होगा, तो 60 के सामने हो जाएगा जी √3h। तो फिर से वही अपनी रटी रटाई कहानी रिपीट हो रही है, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। तो इन दोनों में से h कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि h इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। h की ये वैल्यू है, लेकिन हाँ, और हमने h की ही निकालनी है पेडेस्टल की, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन आपको फास्ट दिखनी चाहिए। ये जो √3 माइनस 1 है ये इस साइड जाएगा, √3 माइनस 1 ये अपने h की वैल्यू है। तो अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 माइनस 1 का ऊपर जाकर √3 प्लस 1 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 3 माइनस 1 2। तो ये यहाँ से कटेगा, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 ऑप्शन ए, ठीक है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 3 किलोमीटर अबव द ग्राउंड is observed at a certain point on earth to subtend an angle of 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है जो भाई 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और वो किसी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है।
आफ्टर 15 सेकेंड्स ऑफ फ्लाइट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज टू 30 डिग्री। ठीक है, द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज, तो देखो यहाँ पर एक एरोप्लेन है जिसकी हाइट है 3 किलोमीटर, ये किसी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये 15 सेकंड में कहीं ना कहीं ऐसे दूर चली जाएगी। ठीक है, तो 15 सेकंड में ये जहां पर भी गई है वहां पर जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस एरोप्लेन ने टोटल कितना, इसकी स्पीड कितनी है। एग्जामिनर बोल रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो देखो एग्जामिनर ने ये बता रखा है कि इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये 15 सेकंड में ट्रेवल किया है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एग्जामिनर ने टाइम तो आपको बता दिया 15 सेकंड, तो एक हिसाब से एग्जामिनर पूछ रहा है कि एरोप्लेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, फिर स्पीड तो हम बता देंगे मीटर पर सेकंड में। क्लियर है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है। तो चलिए इस डिस्टेंस को मैं मीटर में ले लेता हूँ। 3000 मीटर मैंने मान लिया इसकी जो हाइट है इसको। ठीक है भाई, 3 किलोमीटर इन्होंने बोला है तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो इन पॉइंट्स के नाम हो गए भाई ए बी सी डी ई। तो सबसे छोटी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ जरा एक बार, क्या नाम है उसका, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री के सामने 3000 है और यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री के सामने वाली ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 60 के सामने जो भी है उसको √3 से डिवाइड करो, यानी कि 1000 √3। ठीक है भाई, अब आप आ जाओ बड़ी ट्रायंगल के अंदर। तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए ई डी की। और ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री का। तो अगर 30 डिग्री के सामने 3000 है साइड की लेंथ, तो 60 डिग्री के सामने ये जो पूरी साइड है ये, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस पूरी साइड की लेंथ हो जाएगी भाई 3000 √3। 60 के सामने √3 टाइम्स होती है। तो अब देखो ये पूरी हमें पता है 3000 है ये पूरी, और ये 1000 √3 है, तो ये बाकी की कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी 2000 √3। ठीक है, तो एरोप्लेन ने मेरे भाई, एरोप्लेन यहाँ पर थी जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था यहाँ से, जब 60 था, और बाद में यहाँ पर पहुँच गई थी। तो एरोप्लेन ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है 2000 √3। तो डिस्टेंस हमें पता लग गया 2000 √3 मीटर का 15 सेकंड के अंदर। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं भाई। तो देखो 5 × 15, 5 × 20, तो ये हो गई 400 √3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, या फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे काट दूँ, नीचे भी √3 आ जाए और अब मैं √3 की वैल्यू पुट कर दूँ, या फिर मैं उसको ऊपर रख लूँ, अपनी मर्जी है। मैं ऊपर रख रहा हूँ कि भाई बिना वजह मुझे √3 से डिवाइड ना करना पड़े, मल्टीप्लाई करना ईजी रहता है ना डिवीजन के कंपेरिजन में। तो √3 की वैल्यू मैं ऊपर ही पुट कर दूंगा। ठीक है, तो √3 = 1.732। तो मैं 1.73 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 1.73 दो प्लेसेस तक। तो देखो भाई यहाँ पर 2 जीरो हैं, यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल गया और 2 जीरोज की, कितना इजी आसान मामला हो गया। ठीक है, तो 4 × 12, तो 17 चौके, वैसे ऐसे कर लेते हैं, 17 चौके 68, 680 और 12 692/3। तो अब जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा जी 23 पर 23 × 69, तो 230.66 ये हमारा आया है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 230.93। ये क्यों हो जाएगा, ये ठीक क्यों नहीं आया, ये ठीक ही आया है, हमने √3 की वैल्यू को 1.73 एज्यूम किया है। तो एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए तो उसने 1.732 मान लिया होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। The angle of elevation of a cloud from a point 60 मीटर above a lake is 45 डिग्री। तो देखो एक लेक है, लेक को बना लेते हैं भाई ब्लू कलर का। यहाँ पर ये एक लेक है। ठीक है, इस लेक से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 60 मीटर ऊपर, और यहाँ से जो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लो यहाँ पर क्लाउड है, तो वो है 45 डिग्री, यानी कि दिस इज 45 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, अगर यहाँ पर बादल है तो मान लो ये जो बादल है ये h हाइट पर है, तो एग्जैक्टली h हाइट नीचे यहाँ पर उसकी परछाई बनेगी। तो उसकी परछाई का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है
ये 60 डिग्री है। तो हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। अगर आप इसको मिलाओगे, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं यहाँ से, अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक यहाँ पर राइट एंगल है, एक यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, तो वही अपनी बेसिक सी नॉलेज हमने यूज़ करनी है। और उसके अलावा हमने एक और चीज़ यूज़ करनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई क्लाउड पानी से जितना ऊपर होता है, मान लो 10 मीटर ऊपर होएगा, तो एग्जैक्टली 10 मीटर नीचे उसकी छाया बनेगी। यानी कि ये जो दोनों डिस्टेंस है ये बराबर होंगे। बस नॉर्मल जो अपने कॉमन चीज़ें हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, उनके साथ ये चीज़ मिल गई तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं। ए बी सी डी, इस पॉइंट को डी मान लिया, इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, इस पॉइंट का तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसको हमने मान लिया एफ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, और अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होएगा, ये बात भी ध्यान रखो, ये वाला भी 60 होएगा। तो चलिए अब मैं छोटी ट्रायंगल के अंदर जाता हूँ। तो देखो 45 डिग्री के सामने मैंने मान लिया एच। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये भी 45 होएगा, तो इसके सामने वाली ये वाली साइड भी एच हो जाएगी। ये वाली जो साइड है ये भी एच हो जाएगी। ठीक है, अब आप बड़ी, तो अब तक मैं चल रहा था ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब आप बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आ जाइए, ए बी एफ, इसके अंदर ए बी एफ, इसके अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब देखो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये कितनी है भाई, ये है h प्लस 60, h+60 है ना ये पूरी, ये वाला h है, ये 60 है। तो क्लाउड की हाइट पानी से कितनी है, क्लाउड की हाइट पानी से है h+60। तो अगर क्लाउड की हाइट, इस क्वेश्चन को मैंने पहले और तरीके से करवाया था थोड़ा सा अलग, तो मैं जस्ट इतना कहना चाह रहा हूँ कि कैसे भी करके जो अपनी ये नॉलेज है कि क्लाउड जितना ऊपर है एग्जैक्टली उतने नीचे उसकी रिफ्लेक्शन होगी, बस उस नॉलेज को यूज़ करना, आप कैसे भी कर लो, इसलिए मैं ऐसे ऐसे करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो क्लाउड की हाइट अगर h+60 है तो क्लाउड, इसकी जो रिफ्लेक्शन की डेप्थ है वो भी h+60 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस भी h+60 हो गया। ये क्लियर है, क्लाउड की रिफ्लेक्शन नदी से h+60 ही नीचे होगी, क्योंकि क्लाउड की जो हाइट है वो भी h+60 है। अब बड़ी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर अभी 60 के सामने क्या है, 60 के सामने ये है पूरा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 60 के सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है पूरा 60 डिग्री के सामने वाली साइड, तो जिसमें नदी और उसके नीचे ये h+60 है, ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस 60 है, ये वाला डिस्टेंस 60 दिख रहा है ना। तो 60 डिग्री के सामने क्या है, 60 प्लस h+60, यानी कि पूरा क्या है h+120, h+120। और यहाँ पर अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने क्या है h। तो 30 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है, अगर हम उसको √3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 के सामने वाली आ जाती है, यानी कि h+120। ये 60 डिग्री के सामने वाली साइड है और 30 डिग्री के सामने वाली साइड है h। तो 30 डिग्री के सामने वाली को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 के सामने वाली आ जाएगी। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो भाई देखो, अब इस h को उस साइड भेज देते हैं, तो h को उस साइड भेजोगे तो ये सब्ट्रैक्ट होएगा, तो h को हमने कॉमन लिया तो उस साइड हो गया √3 - 1 = 120। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 - 1 इस साइड आएगा, इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर जाके √3 + 1 होएगा और नीचे एक 2 आएगा, तो 2 से 120 को काटोगे तो 60 होएगा। रेशनलाइजेशन की प्रोसेस बता दी है मैंने आपको। ठीक है, तो ये होएगा। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है क्लाउड की हाइट जो कि है h+60। तो भाई h+60 क्या हो जाएगा, दोनों साइड 60 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई, ये लो भाई, बस ये अपना आंसर आ गया। तो अपना आंसर क्या है, 60 √3 + 60 + 60, यही है ना। तो 60 √3 + 120। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर √3 में आंसर नहीं है, ये इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लगाओ। यहाँ पर रूट के अंदर आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर है पॉइंट्स के अंदर, तो √3 = 1.73, ये पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 60 को बाद में जोड़ लेंगे, एक बार h की वैल्यू निकाल लें बस, बाद में 60 जोड़ लेंगे, तो h की वैल्यू है 60 × √3 + 1। ये क्लियर है, यहाँ से h की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं √3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो 2.73 हो जाएगी। अब इसको मैं 60 से गुणा कर रहा हूँ, यानी कि 6 से, तो 6 से गुणा करूँगा और 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक 0 है। तो 6 × 3 = 18, 6 × 7 = 42 और 1 = 43, 6 × 2 = 12 और 4 = 16, तो 163.8। लेकिन हमने h+60 निकालना था, तो +60, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 223.8।
यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ये 223.92 क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 1.732 लिया होगा एग्जामिनर ने, 1.732 रूट 3 की वैल्यू। तो बेसिकली ये मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, और आगे और भी है, क्लाउड वाले क्वेश्चन और भी आएंगे अलग अलग मौके पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यूज़ करने का एक तरीका बताया है कि क्लाउड जितना ऊंचे होगा उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन होगी, या फिर उसको आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ। देखो अब ज़रा ध्यान से, क्लियर है। मतलब कि हमें यह पता होना चाहिए कि चीज़ वही यूज़ कर रहे हैं, उसको कर किसी भी वे से लें। तो देखो इसी क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि 45 के सामने एच है, 45 के सामने एच है, क्लियर है। तो एग्जैक्टली मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर अगर ये एच है, ये वाला एंगल 30 है, तो 30 के सामने एच है, तो 60 के सामने क्या होगा, तो 60 डिग्री के सामने जो पूरी साइड है ये √3h हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये पूरा डिस्टेंस क्या है, √3h + h, इतना ही है ना। तो √3h + h ये पूरा डिस्टेंस है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये डबल होएगा। किसका डबल होएगा, जो भी क्लाउड की हाइट है उसका, क्योंकि क्लाउड की जितनी हाइट है एग्जैक्टली उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो क्लाउड की हाइट कितनी है, तो क्लाउड की हाइट है h + 60, क्लाउड की हाइट है h + 60, तो h + 60 का डबल है ये जो ए बी, मैंने नया नाम दिया है ब्लैक में, ए बी जो है वो ए सी का डबल होएगा। तो ट्वाइस ऑफ h + 60, मैं ऐसे डायरेक्टली लिख लेता हूँ ये ट्रायंगल बनाने के बाद थोड़ी सी साइड लिख के। तो अब देखो 2h + 120, एक h से एक h गया, तो यहाँ पर ये h बच गया, इस h को उस साइड भेज दो, तो ये आ गया। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि h = √3 - 1, और उसके बाद आप √3 की वैल्यू पुट कर दो। ये +1 था ना यहाँ पर, तो ये -1 होएगा और ये +1 आएगा, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है वो मैंने ठीक कर ली। तो यहाँ से जो भी आपको h की वैल्यू मिली है उसके अंदर आप √3 की जगह पर 1.732 पुट कर दोगे, क्लियर है। लेकिन हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है क्लाउड की हाइट। तो क्लाउड की हाइट क्या है, h + 60, तो उसके बाद यहाँ पर ये जो भी आएगा उसके अंदर 60 जोड़ देंगे और अपना आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। समझ में आ गई बात। उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है, अलग अलग वे से यूज़ करने में। The angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building। तो हमारे सामने एक multi-storied building है, और यहाँ से the angle of depression of top and bottom of a 8-meter tall building, तो हमारे सामने एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 और 45 दे रखा है, ये 8 मीटर लंबी है। तो ये जो एंगल है ये कितना है, ये 30 है, और ये जो एंगल है ये कितना है, ये 45 है, ठीक है भाई। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है अपनी। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो देखो इनका एक बार मैं नाम रख देता हूँ, A B C D E। तो सबसे पहली बात तो ये कि एग्जामिनर ने दो चीज़ यहाँ पर पूछी हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट यानी कि AB, तो ये अगर एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 है। और क्या पूछा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स यानी कि BC। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी 45 के सामने है, ये भी 45 के सामने है, तो जो भी दो चीज़ें उसने पूछी हैं दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है 45 के सामने तो वो हमारा आंसर नहीं होएगा। तो यानी कि ये भी आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं होएगा, ठीक है। ये देख लो आप ऑप्शन, ये वाला भी आंसर नहीं होएगा। हाँ, ये वाला 4 × √3 + 1, 4 × √3 + 1, 4 × √3 + 3, 4 × अरे ये तो बराबर नहीं है, ये भी नहीं होएगा ना, ये दोनों बराबर है। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली वैसी ही वैल्यू आएगी। तो मैं सीधा सीधा दिख रहा है, या तो आंसर B होएगा या D होएगा। और ये ऑप्शंस मैंने क्रिएट किए हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन NCERT से उठाया गया है, तो ये ऑप्शंस मैंने क्रिएट किए हैं। तो फिर क्या है कि मैंने जानबूझ के दो ऑप्शन सेम दिए हैं, अदरवाइज जनरली क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है आपके तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं और सीधा एक आंसर आ जाए, अगर थोड़ी सी इतनी अवेयरनेस रखोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर इतनी अवेयरनेस नहीं भी रखेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटता है हमारे ऊपर। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये जो है ये 8 है, तो ये भी 8 होएगा, क्लियर है। BE ये भी 8 होगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं छोटी वाली ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूँ। मुझे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं मिली। यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ADE
और ए बी सी। तो ए डी ई के अंदर 30 डिग्री के सामने वाली साइड को मैंने मान लिया एच, तो यहाँ पर ये 60 है, तो 60 के सामने वाली साइड हो जाएगी √3h। तो अगर ये 60 के सामने √3h हो गई तो ये बी सी जो है ये भी √3h हो जाएगी इसके सामने वाली साइड। अब आप आ जाइएगा बड़ी ट्रायंगल के अंदर, बड़ी ट्रायंगल यानी कि ए बी सी के अंदर। अब तक हम ए डी ई में डील कर रहे थे, तो अब आ जाते हैं भाई बड़ी ट्रायंगल के अंदर। तो देखो बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 है, तो 45 के सामने √3h है, तो यहाँ पर 45 के सामने भी √3h होएगा, मतलब ये वाली साइड की लेंथ भी √3h है। तो बस अब हमें पता ही है, वही अपनी पुरानी घिसा पिटा तरीका, इसमें से ये घटा हुआ आ जाएगा। घिसा पिटा नहीं मतलब कि जो बार बार यूज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं अच्छे वर्ड्स में। तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 8। को इन दोनों में से h कॉमन लेंगे, √3h में से h घटाएंगे, तो बचेगा क्या, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब √3 माइनस 1 को यहाँ पर भेजेंगे, √3 माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, √3 माइनस 1 ऊपर आएगा तो √3 प्लस 1 बन जाएगा, और नीचे बचेगा 2, तो 2 4 जा, तो हमें किस चीज़ की वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई जी h की वैल्यू, ठीक है। h इज इक्वल टू 4 इंटू √3 प्लस 1। तो h इज इक्वल टू 4 इंटू √3 प्लस 1 ऐसे डायरेक्ट टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें h की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई या तो आप √3h निकाल लो, √3h है, या फिर h प्लस 8 निकाल लो, या तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। कैसे भी कर लो, बात एक ही है। मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू √3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 प्लस √3, तो 4 इंटू 3 प्लस √3, या फिर अंदर मल्टीप्लाई मत करो, ये दोनों सेम ही है, यहाँ से √3 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है अपना ऑप्शन बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंट 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। तो कह क्या रहा है एग्जामिनर कि हमारे सामने एक अनफिनिश्ड टावर है, जैसे कुतुब मीनार था, स्टार्टिंग में बयादा बना था, फिर अगले रूलर ने आके बनाया था, ऐसे ही हमारे पास एक टावर है, अनफिनिश्ड है यानी कि पूरा बना नहीं है, और किसी पॉइंट से मान लो टावर इतना ऊंचा है, टावर है ए बी और अभी पूरा बनानी है, तो किसी पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, वो 45 डिग्री है। क्लियर है। अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंट 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, जो पॉइंट इसके बेस से, इसके आधार से 120 मीटर दूर है, वहां से बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बाई हाउ मच हाइट मस्ट द टावर बी रेस्ड सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट में बी 60। तो वो ये बोल रहे हैं कि और कितने ऊंचे तक टावर को बनाए ताकि उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 हो जाए। यानी कि मान लो टावर को यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना और बना दें, जितना मैंने काला काला बना दिया, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मान लो यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है भाई, बढ़ जाएगा, थोड़ा और बना देंगे। तो अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई कितना और बना दें, यानी कि ये जो ए डी की वैल्यू है ये पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो चलिए अभी निकाल देते हैं। हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की एक साइड गिवन है जिसकी लेंथ है 120 मीटर। तो कुछ खास हमने करना ही नहीं है, हमने ए बी की लेंथ निकालनी है और फिर बी डी की लेंथ निकालनी है, और उसमें से घटा देंगे तो पता लग जाएगा जो भी एग्जामिनर ने पूछा है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं वो है ए बी सी और डी बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी का ट्यूर करते हैं एक बार। तो ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, और एग्जाम के अंदर मैं ऐसे नहीं करता, ये 45 है तो ये भी 45 है, और आप भी नहीं करोगे, ठीक है। डायरेक्टली आप लिखोगे 45 है तो दोनों सेम है, 120 है। समझ में आ रही है बात। और बड़ी ट्रायंगल डीबीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो आप डायरेक्टली ये देखोगे कि भाई डीबीसी के अंदर अगर ये 60 है, ठीक है, तो 60, ये 60 है और ये क्या है, ये 30 है। तो अगर 30 के सामने 60, ये पूरा है, ये पूरा, ठीक है भाई, तो 30 के सामने अगर 120 है तो 60 के सामने 120 √3 होगी। तो यहाँ पर 120 √3 लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको पता है पूरी 120 √3 है, ये 120 है, तो ये कैसे निकालनी है, पूरी में से घटानी है। 120 √3 माइनस 120, तो हमें पता है 120 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या आएगा, √3 माइनस 1। तो डायरेक्टली ये आप लिखोगे फिर ये सोचने के बाद, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर आ गया जो भी एग्जामिनर ने पूछा था। लेकिन एग्जामिनर ने जो भी पूछा वो ऐसे पॉइंट्स में गिवन है, रूट में गिवन नहीं है, तो भाई √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। √3 = 1.732, या 1.73 में जनरली पुट करता हूँ इसकी जगह।
तो 1.73 पुट करूँगा तो 1.73 माइनस 1 यानी कि 0.73। ठीक है भाई, तो एक जीरो है, 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। अब मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 3 36, 12 7 84, 84 और 3 87 और 1 के बाद पॉइंट। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 87.6, मीन्स दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from the bottom of the building is double than that from its top। ये क्या बोल रहे हैं? ये हमारे पास एक टावर है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग, वो ये बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, तो इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, मान लो वो थीटा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग, ये मैंने मतलब उल्टा करके बता दिया, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग, बात तो मैं सेम ही बता रहा था। तो बॉटम से जो एंगल है ये वाला, दैट इज डबल देन दैट फ्रॉम इट्स टॉप। जो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डबल है किसका? जो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है। यानी कि टॉप से, अगर बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो बॉटम से 2 थीटा है। ये कहने के चाह, समझ में आ गई बात कि टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी बिल्डिंग के बॉटम से यानी कि नीचे वाले सिरे से, वो डबल है किसका? जितना कि उसके टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। अब if the height of the building is 50 meter and the height of the tower measured from the level, तो height of the building is 50 meter, तो building की height 50 meter है, and the height of the tower measured from the level of the bottom of the building is 75 meter, तो जो टावर की हाइट है वो 75 मीटर है पूरी। ठीक है भाई, मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का बॉटम यहाँ पर है ना, इसके सामने से अगर हमने मेजर की तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से कितना है, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी है। तो देखो मेरे भाई, एक बात को ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पर मैं बड़े प्यार से tan 2 थीटा का यूज़ भी आपको बता सकता हूँ और वो मैं करके भी बताऊँगा। लेकिन जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 98% ऑफ द केसेस में 30 60 90 और 45 45 90 वाली ट्रायंगल्स बन रही है, ये बताया मैंने। तो एक एंगल दूसरे का डबल है। यहाँ पर अगर आप वही 98% ऑफ द क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ये ट्राई करोगे, एक थीटा है एक 2 थीटा है, तो इसको 30 और 60 ट्राई करके देखो कि 30 और 60 अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा। कैसे पता चलेगा सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? देखो, अगर ये 50 है ना, ये 75 है, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये छोटे वाला, क्लियर है, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब 30 और 60 वाला केस ही है। तो देखो अभी देखते हैं, तो देखो 30 के सामने क्या है, 30 के सामने है 25, 25 है, तो यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार नाम दे दूँ इनके, ए बी सी डी ई। तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखो, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर 30 के सामने क्या है, 25 है, और यहाँ पर 60 है, तो 60 के सामने क्या आएगा, 25√3। तो छोटी ट्रायंगल के अंदर आपने बी सी की वैल्यू निकाल ली, और जो बी सी है वो ई डी के बराबर होएगा कि नहीं। इस कंडीशन को आप कैसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं बी सी और ई डी को इक्वेट करके कर रहा हूँ। तो देखो बी सी की लेंथ 25√3 है कि नहीं है। अब आप बड़ी ट्रायंगल के हिसाब से देख लो ई डी की लेंथ कितनी आएगी। ई डी की लेंथ अगर बराबर आती है तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बड़ी ट्रायंगल यानी कि ए ई डी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर देखो 60 डिग्री के सामने क्या है, 60 डिग्री के सामने पूरी साइड देखिएगा, पूरी साइड 75 है। तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 30 होएगा, 60 के सामने 75, तो 30 के सामने क्या होएगा, 75 डिवाइडेड बाई √3 यानी कि 25√3। तो ये भी 25√3, ये भी 25√3, यानी कि 60 और 30 हमारी सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मींस अपना आंसर ये जो 2 थीटा है ये 60 ही होएगा। दैट्स इट। ठीक है, ऑप्शन सी। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज अगर भाई tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज ही करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो अब जरा, तो भाई ये अपनी बिल्डिंग है, ये अपना टावर है। फिर से मैं एग्जैक्टली वही सिचुएशन बना रहा हूँ।
तो टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है और बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 2 थीटा है। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम रख देते हैं ABC। और ये पूरी जो टावर है उसकी लेंथ 75 बताई है, तो ये मैं 50 मान लेता हूँ। मान क्या लेता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग की लेंथ 50 बताई तो उसके सामने 50 होएगा, तो ये 25 होएगा अगर ये पूरा 75 है तो। ठीक है, तो ABCDE। अब देखो सबसे ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर आप देखिएगा, और इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी अपनी कॉमन प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर ये इनका बेस है। ठीक है, इसको आप कॉमन मान लो एक बार। ठीक है, इसको आप मान लो B, मान लो सपोज मैंने B मान लिया। तो जनरली हम बेस को इक्वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम tan 2 थीटा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर छोटे वाली ट्रायंगल ABC के अंदर देखिएगा जरा, ABC के अंदर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 25 और बेस क्या है B। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये 90 डिग्री है। अब आप आ जाइएगा ट्रायंगल EDC के अंदर, EDC के अंदर, तो यहाँ पर tan 2 थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर tan 2 थीटा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 75 ओवर बेस, बेस क्या है B। तो अब मैं क्या करूँगा मेरे भाई, tan 2 थीटा को इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, बस इसको मैं खोल दूंगा। और tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से, tan A + B वहाँ पर करवाया मैंने, 2 tan थीटा। अगर आप ऐसे मकरा मारोगे ना कि भाई एक चैप्टर पहले हो चुका है, वो चीज़ें आपको आती नहीं, या फिर आपने उतनी मेहनत की नहीं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ। अगर आप किसी भी दिन ऐसे सो रहे हैं अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड क्या, अनसेटिस्फाइड ऐसे नहीं कि भाई मतलब कि मेरे को आज कोई भी चैप्टर मैं करने वाला था वो आया नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे अनसेटिस्फाइड सो रहे हैं कि आज मैंने पूरी ट्राई नहीं की, तो आप गलत ट्रैक पर हैं। एक दिन भी अगर ऐसे सो रहे हैं तो समझ रहे हो, जिस दिन आपको ईमानदारी से पता है कि आज आपने अच्छी कोशिश नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश पूरी ज़िंदगी नहीं करनी होती, 1-2 साल अच्छे से करो। और 2 साल भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ कोशिश करने वालों के लिए, तो 1 साल में बतेरे बंदे निकाल रहे हैं, मैक्सिमम परसेंटेज फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं ना, जो सीरियस हैं मैक्सिमम। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने चारों तरफ देखोगे जिन्होंने नहीं निकालनी है वो कई अटैम्प्ट लेते हैं। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप अनसेटिस्फाइड हो एटलीस्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जी हाँ मैं एनफ मेहनत कर रहा हूँ। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, तो अब मैं बस यही वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों जगह। tan 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan 2 थीटा की वैल्यू भाई 75/b, तो ये है 75/b इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू 25/b, तो वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 25/b। ठीक है, 1 - 25 का स्क्वायर यानी कि 625/b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बस मैंने वैल्यूज पुट की हैं, एक बार मैं अब इनको रब कर देता हूँ, जगह मिल जाए एक बार मुझे। अब देखो राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ भाई। b स्क्वायर को मैंने एलसीएम लिया तो b स्क्वायर - 625/b स्क्वायर, और ऊपर आ गया भाई ये ओवर b, तो एक b से ये b कट जाएगा, और अब ये जो b है ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा जी यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपनी सिचुएशन आ गई। अब देखो 25 से कैंसिल आउट हो गया, 25 थी 75, तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर लो। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, मैं जनरली ऐसे केस में क्या करता हूँ, मैं बी वाली चीज़ों को एक साइड इकट्ठा कर देता हूँ और कांस्टेंट को एक साइड, उससे इजीली सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, देखो इस 2 को तो उस साइड भेज दूंगा और इस बी को ऊपर ले आऊँगा, तो 2 इस साइड चला जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, बी उस साइड ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और नीचे क्या है b स्क्वायर - 625। क्लियर है। अब इसको करने के कई तरीके हैं, इसको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर - 3 × 625 यानी कि 1875 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब इस 2b स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1875, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1875 क्या आता है 3 × 625, तो b की वैल्यू आ जाएगी जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो 25√3। क्लियर है। तो अब इन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग यानी कि 2 थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखो अब हमें बेस की वैल्यू मिल चुकी है, बेस की वैल्यू क्या है 25√3,
तो tan टू थीटा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 75 है, बेस 25 √3 है, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको पता चलेगा √3। तो tan थीटा √3 कब होता है? तब होता है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, यानी कि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, डन, समझ में आ गया। तो चलो अब एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बताया, आप एक और वे से इसको सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो कैसे? मुझे इतना पता है कि यहाँ पर रेशियो के अंदर देखो नीचे वाली चीज़ छोटी है, यहाँ पर भी छोटी है, b² में से 625 घटा रखा है, तो देखो यहाँ पर नीचे वाली चीज़ कितनी छोटी है? 1 छोटी है, और यहाँ पर कितनी छोटी है? यहाँ पर 625 छोटी है। ठीक है, यानी कि ये जो रेशियो गिवन है ना, इसके अंदर एक्चुअल चीज़ इससे 625 गुना है, तो यानी कि नीचे जो मामला है वो है 625 इंटू 2, और ऊपर जो मामला है वो 625 इंटू 3। मैंने रेशियो को 625 गुना कर दिया। अब ये एक्चुअल सिचुएशंस हैं, तो b² की जो वैल्यू है यहाँ पर लिखी हुई है, और b² माइनस 625 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो b² की वैल्यू आपके सामने ये है, तो b की वैल्यू क्या होगी? इसको स्क्वायर रूट कर दो, 625 का स्क्वायर रूट 25, 3 का √3। तो देखो कितना डायरेक्टली आंसर आ रहा है। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर समझाई। तो अब नेक्स्ट करते हैं। इफ फ्रॉम ए पॉइंट आएगा, फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू साउथ ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो भाई वो दोनों ऑब्जेक्ट साउथ में हो या नॉर्थ में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक लाइन के अंदर हो, बस एक तरफ हो। ठीक है, सिमिलरली सॉल्व होएगा फिर। तो देखो फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, तो एक पॉइंट है जो ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है, ये पॉइंट है मान लो, तो ये ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है। तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, और दूसरे का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, ऐसा एग्जामिनर बता रहा है। ये 45 है तो ये 60 डिग्री है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी बता देते हैं। ए बी सी डी, तो अब देखो हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड गिवन है, दोनों की, ये वाली साइड देखो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटी वाली ट्रायंगल में मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ उसकी हेल्प से, और बड़ी वाली ट्रायंगल में उसकी हेल्प से मैं ये वाली निकाल सकता हूँ, और बड़ी वाली में से छोटी घटा दूंगा तो ये पता लग जाएगी। तो कोई मतलब खास वो नहीं है क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो देखो 60 डिग्री के सामने अगर 100 है तो ये 30 डिग्री होएगा, छोटी ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, तो यहाँ पर 30 के सामने वाली बात हो जाएगी भाई 100 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये वाली जो साइड है। अब बड़ी ट्रायंगल की बात करते हैं। बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने ये 100 है, तो ये वाला एंगल भी बड़ी वाली के अंदर 45 डिग्री होगा, तो 45 के सामने जो साइड है उसकी लेंथ है 100। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पूरा पता है, पूरे वाला 100 है, ये वाला पता है 100 √3 है, तो बस 100 में से 100 बाई √3 घटाएंगे, ये आ जाएगा। तो अगर हमने 100 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1 बाई √3। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कहाँ पर है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 100 इंटू √3 - 1 बाई √3, ऐसा कुछ गिवन है कहीं पे। 100 इंटू √3 - 1 बाई √3, ये कहीं पर गिवन नहीं है। तो अब आप क्या करो, अब ऊपर नीचे हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और करीब ही क्या सकते हैं भाई, तो √3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 3 - √3। तो ये हो गया, आंसर इज ऑप्शन डी, 100 नीचे 3 ऊपर 3 - √3। ठीक है, तो कभी कभी वो थोड़ा मोटा ऐसे चेंज भी कर देता है एग्जामिनर, ठीक है, उससे घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा देखोगे। एंड आप ये मत सोचना कि मेरा डायरेक्टली इस फॉर्म में क्यों नहीं आया, भाई आपको सपने थोड़ी आ रहे थे कि वो √3 से मल्टीप्लाई करके लिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखोगे फिर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building. An angle of elevation of top of flag staff is from P is 45 डिग्री। तो देखो एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर लंबी है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट P से जो ग्राउंड पर है वो 30 डिग्री है।
ठीक है, और ये 10 है। और ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया गया है, यानी कि काले वाला डंडा मैंने झंडे का डंडा मान लिया ये। ठीक है भाई, ये झंडे का डंडा है। तो अभी जो ये झंडा है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट पी से वो 45 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है। ये सिंपल सी बात है जो सिचुएशन हम कई बार फेस कर चुके हैं। तो अब हमने बताना है इस काले वाले डंडे की जो लेंथ है, यानी कि दी लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज व्हाट। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, देखो अभी करते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड पी। तो अब देखो जो छोटी वाली ट्रायंगल है पीसीबी, पीसीबी ट्रायंगल की एक साइड आपको गिवन है 10 है पीसीबी ट्रायंगल की, और वो जो साइड है वो 30 डिग्री के सामने वाली है, 30 डिग्री के सामने 10। तो ये वाली जो एंगल है ये 60 डिग्री होएगा, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगी 10√3। अब बड़ी ट्रायंगल के अंदर चल पड़ते हैं, फिर छोटी वाले का काम तो अपना हो गया। बड़ी वाली ट्रायंगल को देखिएगा जरा, ये जो एंगल है 45 डिग्री का है बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो 45 डिग्री के सामने 10√3 है, तो 45 के सामने ये जो पूरी साइड है ये 10√3 हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ एरो बना के ऐसे लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पता लगते ही पता है कि ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा 10√3 - 10, यानी कि अगर हम 10 को कॉमन कर लें तो √3 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा 10 × √3 - 1। यहाँ पर ये कहीं पर है नहीं, देखो ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, यानी कि क्या कर रखा है इन्होंने, और नीचे एक इस तरह का आंसर है, यानी कि हो सकता है इन्होंने पॉइंट में ना लिखा हो, मतलब हो सकता है इन्होंने पॉइंट में लिखा हो। तो √3 = 1.732, इसकी एक बार यहाँ पर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1.732 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.732 × 10, यानी कि 7.32 मीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या है ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। The angle of elevation of the top of a vertical tower situated perpendicularly on a plane is observed as 60 degree from a point P on the same plane। देखो भाई, एक वर्टिकल टावर है, प्लेन का मतलब ये जो ज़मीन है अपनी, एक बार थोड़ा सा 3D आपको फील हो रहा है। मान लो ये ज़मीन है, इसके ऊपर ये ऐसे वर्टिकली खड़ा है किसी खेत में, तो इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट कौन सा है, पॉइंट P, एक पॉइंट P है, यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 10 मीटर वर्टिकली अबव पॉइंट P, तो एक दूसरा पॉइंट Q है जो कि इससे 10 मीटर ऊपर है पॉइंट Q। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये 10 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, अब की बार टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो है ये क्या है, ये 30 डिग्री है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दी हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर की हाइट कितनी है, तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका नामकरण कर देते हैं एक बार। तो एक बार मेरे को एक बात बताओ, हमारे सामने कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे सामने 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, APQ और दूसरी PAB। तो मेरे को ट्रायंगल PAQ या APQ इसके अंदर की एक साइड गिवन है, देखो ये वाली। तो मैं इसी ट्रायंगल से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ फिर। तो अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री के सामने अगर 10 है, तो ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री होएगा, तो 60 के सामने ये क्या हो जाएगा, ये 10√3 हो जाएगा। तो हमें ये साइड पता लग गई। छोटी ट्रायंगल से एक चीज़ हमने निकाल ली, अब बड़ी ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं जरा। तो बड़ी ट्रायंगल PAB के अंदर आ जाओ, तो PAB के अंदर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होएगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 का है। तो अब देखो 30 के सामने वाली साइड हमें पता है 10√3, तो 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी 10√3 × √3, यानी कि 10 × 3 यानी कि 30। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 30, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 180 मीटर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन ईदर साइड, मतलब कि दोनों अलग अलग साइड ऑफ टावर और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट 180 मीटर है, तो उसके दोनों साइड 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, एक का 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो A और C पर हैं। ठीक है भाई,
तो अब देखो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ट्रायंगल नंबर 1 ABP, और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ट्रायंगल नंबर 2 PBC। और दोनों ट्रायंगल की जो कॉमन साइड है वो एग्जामिनर ने बता दी है, इसकी लेंथ आपको बता दी है ना, क्लियर है। तो बस दोनों ट्रायंगल की ये वाली साइड्स आ जाएंगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस पता लग जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होएगा, और 45 के सामने 180 है तो 45 के सामने फिर से 180, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 180 ये। अब ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर आ जाओ, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 60 होएगा, 30 के सामने 180 है तो 60 के सामने 180√3 होएगा। तो अपना आंसर तो आ चुका है पहले ही, 180 प्लस 180√3। अगर दोनों में से 180 कॉमन ले लूंगा तो 180 इंटू √3 + 1 मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, तो एक ब्रिज है एक रिवर के अक्रॉस, जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है। बीच में यहाँ पर नदी है और ये यहाँ पर पुल है इसका जो ऊपर से बना हुआ है। The angles of depression of the banks on the opposite sides of river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो इस ब्रिज के ऊपर ये यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ से इसके ऑपोजिट जो बैंक्स हैं, इसके जो ऑपोजिट किनारे हैं, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। यानी कि ये वाला एंगल यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा, यहाँ से 45 डिग्री होगा, ठीक है। और क्या बताया है, इफ़ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, और ये जो ब्रिज है ये यहाँ पर 3 मीटर की हाइट पर है, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये 3 मीटर है, ये वाली जो हाइट है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ADP, इसमें यहाँ पर राइट एंगल है, एक है भाई BDP, ठीक है। तो दोनों के अंदर देखो ये 30 डिग्री के दोनों की एक साइड गिवन है, यहाँ पर ये 3 मीटर है इस साइड की लेंथ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इस साइड की लेंथ निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर। ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर इस साइड की लेंथ निकाल लेंगे और बस दोनों को जोड़ देंगे, जो रिवर की विड्थ है वो पता लग जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए ट्रायंगल नंबर 1 में चलते हैं। तो भाई 30 डिग्री के सामने यहाँ पर 3 मीटर है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री होएगा। तो 60 डिग्री के सामने क्या होएगा, 60 डिग्री के सामने होता है √3 टाइम्स, तो वो हो जाएगा 3√3। और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 होएगा। तो देखो 45 के सामने 3 मीटर है, तो इस 45 के सामने भी 3 मीटर होएगा। तो बस पूरी नदी की जो चौड़ाई वो क्या हो जाएगी, 3√3 + 3 मीटर। लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर गिवन है, तो चलिए भाई पॉइंट्स के अंदर निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा √3 को, 3 × 1.732, और फिर उसके बाद 3 जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। तो भाई 17 तिये 51 और 32 तिये 96, तो 5196 और 3 के बाद पॉइंट, तो 8.196 ये कहाँ पर है, यहाँ पर अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ए गर्ल 1.2 मीटर टॉल कैन जस्ट सी द सन ओवर ए 3.62 मीटर टॉल वॉल। तो एक लड़की है जो 1.2 मीटर टॉल है, कुछ ज़्यादा ही लंबी है, 1.2 120 सेंटीमीटर, नहीं ज़्यादा नहीं है भाई, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये यहाँ पर खड़ी है। कैन जस्ट सी द सन ओवर ए 3.62 मीटर टॉल वॉल। तो यहाँ पर एक दीवार है जो कि इससे लड़की से लंबी है यहाँ पर, और इसकी ऊंचाई है 3.62 मीटर। तो ये इसके ऊपर से सूरज को जस्ट देख पा रही है। कैसे, लड़की की आंखें यहाँ पर हैं तो ये ऐसे देखती है दीवार के ऊपर से, तो जस्ट उसको थोड़ा सा दिखता है सूरज, बस, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है, जस्ट देख पा रही है दीवार के ऊपर से, ठीक है। विच इज़ 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर। ये जो दीवार है ये इससे 2.42 मीटर दूर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 2.42 मीटर है। तो अभी हमने क्या बताना है, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज व्हाट। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है यहाँ पर अगर आप ये कंस्ट्रक्शन करोगे ये, तो ये वाली लाइन ये 2.42 है, तो ये भी 2.42 होगी इसके सामने वाली, ठीक है। और अगर ये 1.2 है इतनी, तो ये भी 1.2 होएगी। तो अगर ये 1.2 है तो इसके ऊपर वाली ये कितनी हो जाएगी भाई, 3.62 में से 1.2 घटा दो, कितनी हो जाएगी 2.42। तो ऊपर ये वाली लाइन भी 2.42 है। अब आप जरा ट्रायंगल ABC के अंदर देखो, जरा ट्रायंगल ABC के अंदर
ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये दोनों बराबर है, यानी कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एंगल 45-45 के होंगे भाई, बिकॉज ये एंगल 90 का है तो बाकी तो बच गया 90 डिग्री, और इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल एंगल होते हैं, तो 45-45-90 की ट्रायंगल है। तो जो सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो 45 डिग्री है। देखो 45 डिग्री के एलिवेशन पर सूरज दिख रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा, ऑप्शन 4। और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है, होता ये है कि भाई हमारे जो एंगल्स हैं हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। तो अब की बार तो केस क्या था, 45-45, तो या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके अलावा जो ट्रायंगल मिलेगी वो 30, 60, 90 की मिल जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा, देखो 30, 60, 90 की जब आपको ट्रायंगल मिलेगी तो यहाँ पर जो साइड होएगी उसकी √3 गुना ये वाली साइड होएगी। क्लियर है, मान लो वो आपको ये बता दें कि किसी न किसी तरह वो आपको यहाँ पर रूट के अंदर दे दे साइड्स, और आपको क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे ये वाली साइड 5 निकल आई, ये 5√3 आ गई। ठीक है, ऐसे तो आपको बताना है कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या है, तो आप ऐसे देखोगे कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज 1/√3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर ये ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम ट्रायंगल्स यूज़ कर रहे हैं उन्हीं में से एग्जामिनर यूज़ करेगा, या एट द मैक्स मैं बोल रहा हूँ वो 15, 75, 90 ये वाली यूज़ कर लेगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ए पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए व्हीकल मूविंग अवे फ्रॉम हिम एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक बंदा है जो टावर के टॉप पर बैठा है और एक व्हीकल को ऑब्जर्व कर रहा है जो उससे दूर जा रहा है। इट टेक्स 10 minutes फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। तो एक व्हीकल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से 45 डिग्री होने में एंगल ऑफ एलिवेशन को 10 मिनट लगे हैं, यानी कि 60 डिग्री से जब ये व्हीकल गया और इसने 45 डिग्री का एंगल बनाया तो इस डिस्टेंस को तय करने में व्हीकल को 10 मिनट लगे हैं। अब एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, What is the time taken for the angle of depression to change from 45 डिग्री to 30 डिग्री, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को 45 डिग्री से 30 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, हमने ये देखना है कि पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट में तय किया गया है, तो पॉइंट बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में तय किया जाएगा। और कोई भी डिस्टेंस कितने मिनट में तय किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि भाई डिस्टेंस के रेशियो पर, ये वाला डिस्टेंस 2 गुना होगा तो 2 गुना टाइम में, 3 गुना होएगा तो 3 गुना टाइम में। तो हमने सिर्फ इनके डिस्टेंस का रेशियो देखना है, एक्चुअल डिस्टेंस भी नहीं देखना, और इसीलिए यहाँ पर एक्चुअल में ना तो टावर की लंबाई गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेशियो देखना है। किस चीज़ का रेशियो देखना है, साइड ए बी, मतलब लाइन ए बी और लाइन बी सी, इनका रेशियो देखना है, इन दोनों डिस्टेंसेस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने 3 ट्रायंगल्स हैं भाई, इसको मैंने पी और क्यू मान लिया। तो जो टावर की हाइट है, बिकॉज वो 60 डिग्री के सामने वाली है, अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए पी क्यू की, बिकॉज ये 60 डिग्री के सामने है तो इसको मैंने मान लिया √3h। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो जाएगा जी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हो जाएगी h। क्लियर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई है अपनी h। अब आप बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर आ जाओ जिसका नाम है बी पी क्यू, इससे बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल बी पी क्यू। अब बी पी क्यू के अंदर ये वाला एंगल है 45, तो ये वाला एंगल ये भी 45 डिग्री होएगा। क्लियर है, तो 45 के सामने क्या है, √3h, तो 45 के सामने यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा √3h। ठीक है, तो √3h माइनस h, तो ये क्या हो गया, √3 - 1 इंटू h हमने कॉमन ले लिया। तो हमें ए बी की लेंथ पता लग गई, हमें ए बी और बी सी का सिर्फ रेशियो निकालना है। ए बी की लेंथ क्या है, √3 - 1 इंटू h, इतने यूनिट्स। ठीक है, अब इससे भी बड़ी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। कौन सी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ CQP, बड़े वाले ट्रायंगल, सबसे बड़े वाली। तो यहाँ पर सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जिसके ये 3 वर्टेक्स हैं, ये और ये, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला। तो 30 डिग्री के सामने यहाँ पर जो साइड है वो है √3h, तो ये वाला जो एंगल होएगा पूरा बड़े वाला ये 60 डिग्री होएगा। तो 60 डिग्री के सामने यानी कि पूरी बड़े वाली साइड, पूरी बड़े वाली बताता हूँ आपको कौन सी है, ये आई थी √3h।
तो पूरी बड़े वाली ये, तो इसके सामने ये जो साइड है इसका मेजरमेंट क्या होगा, 30 डिग्री के सामने जो भी साइड है उसका √3 टाइम्स, तो √3h इंटू √3 ये क्या हो जाएगा 3h। ठीक है मेरे भाई। तो अब ये वाला कितना होएगा, तो भाई ये वाला सिंपल है, इस पूरे 3h में से ये √3h घटा दो, सिर्फ ये वाला आ जाएगा आपका। तो 3h माइनस √3h, यानी कि हमने h को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3 माइनस √3। तो अब देखो हमें सिर्फ AB और BC का रेशियो चाहिए था। AB की लेंथ इतनी है, BC की लेंथ ये आ गई h इंटू 3 माइनस √3, तो h से h कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप नीचे √3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा √3 माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1/√3 ये रेशियो है। अगर AB की लेंथ 1 यूनिट है तो BC की लेंथ √3 है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट्स के अंदर आंसर है, तो √3 को मैं ट्रीट कर रहा हूँ 1.732, √3 की वैल्यू ये होती है। तो अब देखो 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट लगे हैं, BA ये वाले डिस्टेंस को कवर करने में 10 मिनट लगे हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो रेशियो में जो चीज़ है 1 यूनिट डिस्टेंस, इसके कंपैरिजन में 10 गुना यहाँ पर टाइम दिख रहा है, तो 1.732 यूनिट्स कवर करने में 10 गुना कर दो 17.32 मिनट लगे होंगे। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आएगा, इक्वल हाइट्स, एक पोल की हाइट नहीं होती ना, ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। तो एक रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ा है, उसके दोनों तरफ बराबर हाइट के पोल खड़े हैं। From a point between them on the road, the angle of elevation of top of the poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर रोड के ऊपर कोई पॉइंट है, वहाँ से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं दोनों पोल्स के, तो एक तो 60 डिग्री है एक पोल का और दूसरे पोल का जी 30 डिग्री है। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ हाइट्स ऑफ द पोल्स, हाँ तो दोनों पोल्स की हाइट्स का सम, यहाँ पर हाइट्स आएगा, तो उनकी हाइट्स का सम बताइए। तो चलिए मैं इनका नामकरण कर देता हूँ ABCD, और ये जो मैं हाइट और हाइट्स बता रहा हूँ ये अपनी फीलिंग के ऊपर बेस्ड बता रहा हूँ, मतलब मैं इंग्लिश को अंडरस्टैंड करके चल रहा हूँ, रूल्स मैंने रटे नहीं है, तो ये चेक कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली तो ठीक ही होएगा। तो अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं भाई, एग्जामिनर ने ये बता रखा है कि ये जो पूरी रोड है इसकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। तो अब आप क्या करोगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं गिवन, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री के सामने ये जो हाइट है इसको मैंने अज्यूम कर लिया √3h। अगर 60 के सामने √3h होगा तो यहाँ पर ये 30 है, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी h। और बिकॉज इनकी हाइट बराबर है पोल की, तो इस पोल की हाइट √3h है, तो इस पोल की हाइट भी √3h होगी। और यहाँ पर 30 डिग्री के सामने √3h है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा जी 60। तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगा 30 डिग्री के सामने जो भी है उसका √3 गुना, यानी कि 3h। तो अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि h + 3h इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू 80, तो फिर h की वैल्यू हो गई जी 20। तो हमसे पूछा क्या है वो एक बार देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ हाइट्स, दोनों पोल की हाइट्स का सम। तो पोल की जो हाइट है वो √3h है, तो h की वैल्यू 20 है, तो √3h की वैल्यू हो जाएगी भाई 20√3। लेकिन ये एक पोल की हाइट है, तो हमने दोनों पोल की हाइट का सम, और दोनों पोल की हाइट बराबर है, तो 20√3 × 2, दोनों पोल्स की हाइट का सम, तो 40√3 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, एक टीवी टावर जो है एक कैनाल यानी कि एक नहर के किनारे खड़ा है वर्टिकली। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एक नहर के पास में, यहाँ पर वैसे डायग्राम गिवन है, अरे भाई एक नहर के किनारे पर टीवी टावर खड़ा है, और मान लो ये नहर है अपनी, ठीक है, इतनी चौड़ी है, तो दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो 60 डिग्री है। तो यानी कि इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये है नहर जो मैंने लाल लाल मार्क की है, उसके एक किनारे पर टीवी टावर खड़ा है और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, अब एग्जामिनर ने बोला है कि भाई इस पॉइंट से अगर हम फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हम 20 मीटर दूर चले जाएं, यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपना 30 डिग्री का है।
ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये अपना 30 डिग्री का है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो कैनाल की विड्थ कितनी होगी, देखो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी को, छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो 60 के सामने मैं हमेशा क्या मानता रहा हूँ, आपको बताया है √3h। तो अभी 30 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या मान लेंगे, 30 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी अपनी h, अगर 60 के सामने √3h है तो। अब इस छोटी ट्रायंगल को भूल जाओ, बड़ी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, बड़ी ट्रायंगल यानी कि ए बी डी के अंदर। ए बी डी के अंदर 30 डिग्री के सामने क्या है, 30 डिग्री के सामने √3h है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने इसका √3 गुना होएगा, तो √3h का √3 गुना यानी कि 3h। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 3h है, ये h है, तो 3h में से h गए 2h, तो 2h की वैल्यू 20 है, 2h इज इक्वल टू 20, देयरफॉर h इज इक्वल टू 10। तो हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। तो हमसे पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की जो विड्थ है वो h ही है, देखो कैनाल की विड्थ ये है, √3h मत निकालना, यहाँ पर टावर की हाइट नहीं पूछी है, कैनाल की विड्थ पूछी है, तो कैनाल की विड्थ यहाँ पर h ही है, तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground। तो देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपको डायग्राम सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर। ये जो बैलून है ये 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, तो स्टार्टिंग में बैलून यहाँ पर था, ठीक है। और ये जो लड़की है देखो, ये उसके साथ में एक और बंदा है, ये यहाँ पर एक लड़की है, तो ये जो लड़की है इसकी हाइट यहाँ पर ये जो दे रखी है ये है 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर। तो अब इन्होंने क्या बताया है कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो लड़की की आंखों से, तो देखो वैसे तो मान लो यहाँ पर लड़की है, मान लो ये मुंह है लड़की का, ये पैर है, ये हाथ हैं, तो उसकी आंखें यहाँ पर होंगी, तो आप बोलोगे कि भाई पूरा अगर 1.2 मीटर होगा, पूरा अगर 120 सेंटीमीटर होएगा, तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे 115 सेंटीमीटर पर उसकी आंखें होगी। लेकिन इन चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इन चीज़ों को, ठीक है भाई, मतलब बिल्कुल सिर में ही आंखें मान लो, एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी हाइट जितनी। तो और हमेशा हम इंसान की हाइट को कंसिडर नहीं करते हर एक क्वेश्चन में, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर उसने इंसान की हाइट दे रखी है एग्जामिनर ने, तो उससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर आदमी की हाइट को हम कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो चलिए, तो इतनी तो कॉमन सेंस आपको लगानी होगी कि यहाँ पर अगर भाई पर्सन की हाइट गिवन है तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर बैलून है सबसे पहले, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। उसके बाद बैलून क्या हुआ, बैलून मूव कर गया और आगे बढ़ गया, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन रह गया वो 30 डिग्री रह गया। तो हमने क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये यानी कि ये पहले एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर था, फिर बाद में इस पॉइंट के ऊपर हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस। तो हमने ये डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए अभी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स का नाम लिख देते हैं भाई, ए बी सी डी ई एफ। डी ये वाला पॉइंट है, एफ ये वाला पॉइंट है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो बैलून है वैसे तो 88.2 मीटर की हाइट पर है, लेकिन यहाँ पर हम लड़की की हाइट 1.2 मीटर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, 1.2 मीटर। तो एक्चुअल में उसकी आंखों से, मतलब कि एक्चुअल में ये जो ट्रायंगल बनी है ना हमारी ए बी सी, तो बैलून कितने ऊपर है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि ये जो अपनी ट्रायंगल बनी है जिससे हम सोल्व करेंगे उसकी साइड की लेंथ कितनी है। तो वो 88.2 माइनस 1.2 ये 87 हो जाएगी जो हमारी ट्रायंगल बनी है, ठीक है भाई। नीचे लड़की की हाइट कंसिडर होगी इस रीजन के अंदर। तो यहाँ पर इस छोटी वाली ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि भाई एक बार 30 डिग्री को भूल जाओ कि 60 डिग्री के सामने जो साइड है उसकी लेंथ है 87, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री के सामने ये वाली साइड इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी। तो 60 के सामने ये है, तो 30 के सामने निकालनी है तो √3 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये आ जाएगा भाई 29√3, ठीक है। 3 2 नीचे 3 में 27। अब हम बढ़ते हैं बड़ी ट्रायंगल के पास। यहाँ पर तो हमने डील किया ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल ए डी ई के पास। तो चलिए भाई, अब ट्रायंगल ए डी ई में आ जाइएगा जरा।
तो ट्रायंगल ADE के अंदर ये जो DE है ये 87 है, 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87। तो अब यहाँ पर 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने जो साइड है उसकी लेंथ है 87। तो यहाँ पर ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने यानी कि ये जो पूरी ट्रायंगल की बड़े वाली साइड है ये, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो 30 के सामने 87 है तो 60 के सामने हो जाएगी जी 87√3। ठीक है, और हमने क्या निकालना है? हमने सिर्फ इतना निकालना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। तो वो क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3, तो वो हो जाएगा भाई 29 दूनी 58√3, ये वाला डिस्टेंस। तो अपना आंसर हो जाएगा 58√3। लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स में गिवन है तो सीधी सी बात है √3 की जगह पर उन्होंने 1.732 यूज़ किया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 58 इंटू 1.732। तो आप 58 से इसको गुणा कर सकते हो, एक तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली 58 से गुणा कर दो, या एक बार 29 से गुणा कर दो, एक बार 2 से। मैं तो डायरेक्टली 58 से करूँगा, पहला ऑप्शन तो ये रहेगा। अदरवाइज एक और तरीका है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कभी कभी मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो 58 एकम 58 तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, और 1.732 का मतलब क्या होता है? 1.73 भी निकाल लें वो भी एनफ है। 1.73 का मतलब होता है कि भाई 100% प्लस 73%। आपको पता है ना, जब 120% हमने निकालना होता है तो 1.2 से गुणा करते हैं, जब 173% निकालना होगा तो 1.73 से गुणा करेंगे किसी भी नंबर को। तो इसका मतलब 58 का 173%। तो देखो जब आपको ये चीज़ पता ही है तो मैं फटैक से क्या करूँगा, 100% तो ये हो गया, उसके बाद मैं निकालूंगा 70%। तो 70% कैसे निकालते हैं? 10% इंटू 7। तो 10% मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 5.8, यहीं पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे। तो 5.8 इंटू 7, तो 7 पंजे 35, 350 और 7 8 56, 350 और 56 406, तो ये क्या हो जाएगा 40.6। ठीक है, और उसके बाद मैं 3% निकालूंगा, 1% होता है 0.58 और इसको 3 गुना करूंगा तो 3% आ जाएगा। तो 150 और 24 174, तो 1.74। तो अभी देख लेते हैं भाई, 4 7 और 6 13, 8 और 1 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 100.34। तो यानी कि आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी, 100.34 के पास है ना। एक तो ऐसे परसेंटेज से निकाल सकते हो, अदरवाइज भाई डायरेक्टली 58 से गुणा कर लो। समझ में आ गई? कैलकुलेशन करने की चीज़ में मैंने आपको बता दी है। 58 से गुणा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई बहुत बड़ी बात है। देखो किसी भी चीज़ का टेबल निकालना, 58 3 आप दिमाग में निकाल सकते हो, 3 5 15, 150, 3 8 24, 174, ये 174। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो जब भी मैं 58 से कभी कभी करता हूँ डायरेक्टली गुणा, 58 3 ऐसे करता हूँ, 150 और 24 174 हैसे लगी 17। फिर क्या करूँगा, 58 7 58 7 जा, तो 350 और 56 406, 406 और 17 423। तो भाई अपनी यहाँ से लगी 42, 58 एकम 58, 58 और 42 अपना हो जाएगा 100 और 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा 100.34। ठीक है, और इतना कैलकुलेटिव तो ये सबके लिए होएगा ही। तो भाई अभी मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर, तो पूरे माइंड को अवेयर रखते हुए उसके कंसेप्ट भी सीखिएगा जरा।